हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम नरेंद्र अवस्थी, को फाउंडर एंड डायरेक्टर वाइब्रेंट एकेडमी कोटा। आप मेरे बारे में और जानें उससे पहले आपको मेरे हिसाब से धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कैरियर विल और उनकी एंटायर टीम का और आपके निशांत भैया का, जिन्होंने कुछ डिफरेंट सोचा और क्वालिटी एजुकेशन के बारे में सोचा। तो उस पर हम फ्यूचर में और बात कर पाएंगे। अब देखिए, जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 23 ईयर्स से भी ज़्यादा का है। आईआईटी जेईई के बच्चों को पढ़ाने का। फिजिकल केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है केमिस्ट्री का, जिसमें न्यूमेरिकल सेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। उसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी डेप्थ में थ्योरी इन्वॉल्व होती है जेईई एडवांस के हिसाब से, और काफ़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। तो मैं आपका इस पूरी जर्नी में, अगर आपका सपना आईआईटी जेईई क्लियर करने का और आईआईटी में, एनआईटीज में, बिट्स में कहीं भी आपका एडमिशन लेने का है, तो इसमें मैं आपके लिए क्रूशियल रोल प्ले करूंगा। ठीक है। अब जहां तक सवाल मेरा है, नरेंद्र अवस्थी, शॉर्टकट में बच्चे एनए बोलते हैं, मतलब प्यार से सोडियम सर बोलते हैं। ठीक है। तो आप मेरे बारे में थोड़ा जान सकते हैं। मैं बेसिकली इन नटशेल आई एम केमिकल इंजीनियर, पास आउट फ्रॉम एमएनआईटी जयपुर। इंडिया का एक बहुत प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज है। पहले इसका नाम एमआरईसी जयपुर था। मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया 23 ईयर्स का, उस जर्नी में मैंने लगभग 17 ईयर्स बिफोर अपनी बुक्स लिखी थी आईआईटी जेईई की, और बाद में फिर मैंने नीट की बुक भी लिखी थी। सेपरेट बुक्स हैं आईआईटी जेईई के लिए और नीट के लिए, जिनका आप प्रैक्टिस करने के लिए, जेईई की फाइनल कंप्लीट प्रिपरेशन लेने के लिए या करने के लिए, और साथ में अपने एक अच्छी रैंक को इंश्योर करने के लिए आप इन बुक्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको, क्योंकि आपका टारगेट आईआईटी जेईई, तो आप केवल जेईई की बुक को सॉल्व करेंगे। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। मेरी इस जर्नी में मुझे सौभाग्य मिला, मां सरस्वती का आशीर्वाद मिला, जिसकी वजह से मैंने आईआईटी जेईई के अंदर बहुत अच्छे टॉपर्स को पढ़ाने का सौभाग्य मिला। बच्चों की जो ड्रीम रैंक होती है AR 1 2 3 4 5 6 वट एवर, ये सब मेरे स्टूडेंट्स की मल्टीपल टाइम पास्ट में आई हुई है। रिसेंटली AR 1, ये बहुत पुराना मेरा बच्चा है, 2007 का, ये अभी रिसेंटली इसने कोटा में विजिट किया, घर पे आया मिलने। तो मैंने कहा इसकी इच्छा थी, तो मेरी भी इच्छा थी, तो हम दोनों ने साथ में फोटो खिंचाया। मैंने मेरे बेटे को भी इनसे मिलवाया कि AR 1 से मिल के देखो कैसा लगता है आपको। तो बड़ा अच्छा जो है वो हमारा मीटिंग था, अभी कुछ महीने पहले की बात है। और बाकी बहुत सारी रैंक्स हैं, जो आपकी ड्रीम रैंक इनमें से कौन सी होगी वो आप देख लीजिएगा। और इनफैक्ट मैं ये भी मानता हूं कि अगर आपकी एयर 1 2 3 10 या 20 50 100 भी नहीं आती है, तो मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति अगर फर्स्ट टाइम में आईआईटी जेईई के अंदर जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके अंदर की अगर रैंक लाता है, और स्पेशली अगर 10,000 के अंदर लाता है, तो मैं मानता हूं कि ये अपने आप में एक बहुत उसकी ग्रैंड सक्सेस है। बिकॉज आप जानते हैं कि जेईई मेन में मोर देन 12 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, डिपेंड ऑन ईयर, 13 के राउंड होते हैं ये। तो आपको ये ट्राई करना है कि हमें इतनी हार्ड वर्क करना है, इतनी मेहनत करनी है कि हम 10,000 के अंदर रैंक ला पाए जेईई एडवांस के पेपर को क्रैक करके। उससे पहले हमें जेईई मेन क्रैक करना पड़ेगा। जेईई मेन क्रैक करने से पहले आपको हमारी सारी क्लासेस करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो इसमें ये और भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। AR 1 2 टाइम्स, AR 2 देख रहे हैं आप 3 टाइम्स, 4 टाइम्स था, AR 3 आप देख रहे हैं 4 बार है। तो ये एक किस्मत की बात भी होती है कि आपको इतने अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिलता है। और भी हैं, बहुत सारी रैंक्स हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं पास्ट में। और उसके अलावा वाइब्रेंट एकेडमी के अंदर हमने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उनमें से जो बहुत अच्छी बात है, AR 2 3 आप जो देख, सॉरी 2 6 वगैरह हैं, इनमें खास बात क्या है, इंडियन हिस्ट्री में मेरी नॉलेज के हिसाब से 3 बार ही गर्ल्स अंडर 10 में आई हैं। 3 गर्ल्स आई हैं, उनमें से 2 मेरी स्टूडेंट रही हैं। ये मेरे लिए बहुत प्राउड का विषय है। 6 रैंक मीनल और आप अदिति लड्डा को देख रहे हैं। इनके बारे में जो बहुत खास बात है, इनसे जो आप सीख सकते हो, वो मैं आपसे क्लास में शेयर करूंगा। और उसके अलावा ये और भी अदर जो पार्ट है उसको ब्रीफ कर दिया गया है इसके अंदर। इसके अलावा मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूं। इंडिया के बाहर भी मैं कई स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करता हूं। मैं मैराथन रनर हूं, जिसमें मैं 42.2 या 50 या उससे भी ज़्यादा रनिंग करता हूं किलोमीटर्स की। उसको अल्ट्रा रनिंग बोलते हैं, मोर देन 42.2 किलोमीटर को। तो वो मैं बहुत बार कर चुका हूं। और इसमें जो बहुत प्रेस्टिजियस जो अचीवमेंट्स मेरे लिए रहे हैं, वो है आयरनमैन का टाइटल, जो मैंने हैम्बर्ग जर्मनी में लिया था। ये आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये रहे कि मुझे जीवन भर मेरी जो सोच है वो केवल एक डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी पर्सनैलिटी को बहुत बढ़िया ग्रूम और डेवलप करना चाहिए, और जिंदगी भर खुश रहना चाहिए। और इतनी मेहनत करो कि नॉर्मल आदमी ये सोचे कि यार इनके पास इतना समय कैसे होता है, बिकॉज हर आदमी के पास 24 आवर्स का टाइम है। ये इंटरनेशनल आयरनमैन का सर्टिफिकेट या टाइटल मेरे को मिला था जर्मनी में 2019 में, हैम्बर्ग जर्मनी में। आयरन मैन बच्चों बहुत डिफिकल्ट टास्क माना जाता है, जिसमें आपको 3.8 किलोमीटर स्विमिंग, उसके तुरंत बाद आपको 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर के बाद रनिंग करनी होती है। तो लगभग इसमें आपको
कोई भी कंट्री के हिसाब से 16 से 17 आवर्स का टाइम मिलता है, तो मुझे लगभग इसमें 15 आवर्स और लगभग 44 मिनट के आसपास का टाइम लगा था। और उसके अलावा कॉमरेड मैराथन मैंने जो की थी, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट और प्रेस्टिजियस मैराथन है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर रन करना होता है, जो कि डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें आपके फ्लैट के अलावा बहुत ही आपके जो बोलते हैं अप डाउन बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये साउथ अफ्रीका के अंदर मुझे सौभाग्य मिलता है कि भाई आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट भी करते हैं वहां पे, जब आप तिरंगा लहराते हैं उसका एक अलग मजा है, वहां पे लोग देखते हैं कि वाह इंडिया से इतने अच्छे रनर्स आए हुए हैं, तो ये बड़ा हमारे लिए प्राउड का विषय होता है। मैं चाहूंगा कि आप आईआईटी जेई में सेलेक्ट होने के बाद और जब इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएं, तो इंजीनियरिंग करने के बाद आपको, अब आपके पास एक समय होगा, जॉब कर रहे हैं या आप अपना खुद स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उसके साथ में आपको अपनी पर्सनैलिटी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी तरह डेवलप करेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब चैनल मेरा एन अवस्थी के नाम से, सोडियम सर, तो एन अवस्थी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं आपको जो मैं बच्चों से मोटिवेशनल टॉक करता हूं, कुछ अपने वीडियो डालता हूं, कुछ टेक्निकल वीडियोस भी ज़्यादा डालता हूं, जिसमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बच्चों को सॉल्व करवाता हूं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा इंस्टाग्राम और ये मेरा यूट्यूब चैनल रहेगा, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि देखिए क्या होता है जीवन में, अगर आपको बहुत अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में आने का अगर मौका मिल रहा हो, जैसे होल लाइफ इज लर्निंग प्रोसेस में आज भी सीखता हूं, तो आपको सीखना चाहिए। मैं अपने फील्ड के अंदर बहुत हार्ड वर्क करके आगे बढ़ने की मैंने हमेशा कोशिश की है, और मां सरस्वती के आशीर्वाद से एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। मैं अगेन कैरियर विल को धन्यवाद देता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूं, या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, क्योंकि ये एक विजन की बात होती है, जो मैंने अभी बोला था आपसे, कि जैसे हमारे यादव जी कैरियर विल के जो ऑनरेबल पर्सन हैं, जो ऑनरेबल डायरेक्टर हैं, उनका एक विजन होता है हर आदमी का, और निशांत भैया का, तो ये मतलब मैंने जब सुना था तो मुझे बहुत अलग सा लगा था शुरू में, बट फाइनली मुझे लगा कि इस तरह के जो ड्रीम प्रोजेक्ट होता है उनसे मुझे जुड़ना चाहिए। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर देम। अब अपन और आगे बात करते हैं मेरे बच्चों, कि हम आज जो भी बच्चे 11th से 12th मूविंग है, या जो रिपीट करना चाहते हैं, आप की जो ड्रीम रैंक है उसको अचीव करना चाहते हैं दोबारा हार्ड वर्क करके, वो इस सेशन को ज्वाइन करेंगे। मैं आपको आज जिस लेक्चर के बारे में बता रहा हूं, ये 12th क्लास का टॉपिक है। 12th क्लास के अंदर फंडामेंटली एक बहुत स्टार्टिंग में चैप्टर आता है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। इसका पार्ट सुनने में तो इजी लगता है, लेकिन अगर आप इसकी थ्योरी में प्रॉपरली डेप्थ में जाएंगे, तो इसके अंदर आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीखने का मौका मिलेगा। और जेई एडवांस में मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरह के चैप्टर से आपकी प्रॉब्लम, अगर थ्योरी को बहुत ढंग से सॉल्व करेंगे, या ऐसा बोलना चाहिए सुनेंगे और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। और इसकी प्रॉब्लम मैं मानता हूं कि आपकी प्रॉबिलिटी मुझसे पढ़ने के बाद मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा होगी, कि आप इस तरह के डिफिकल्ट चैप्टर और भी आगे आएंगे। इसको मैं डिफिकल्ट नहीं मानता, इसको मैं मॉडरेट चैप्टर मानता हूं, बट इसकी थ्योरी को समझना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो अभी हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स। इसमें मैं अभी आपको जो पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जो समझने वाला है उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, और जो इंफॉर्मेटिव है उस पर हम समय कम लेंगे। ओके, तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स में हम करते क्या हैं। आपने 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, या अदर चैप्टर में आप देखेंगे तो हम कंसंट्रेशन की बातें करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में भी करते हैं, या हम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी करते हैं। लेकिन कभी भी हम टाइम के रेस्पेक्ट में मोल्स या कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो टाइम इज अवर प्राइम कंसर्न इन केमिकल काइनेटिक्स। आप अगर किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को टाइम के साथ कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये 25% कब कंज्यूम हो जाएगा, या प्रोडक्ट 50% कब बन जाएगा, या रिएक्शन कब फिनिश हो जाएगी, तो ये पार्ट केमिकल काइनेटिक्स का होता है। इजी लैंग्वेज में, वेरिएशन इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये आपके इस चैप्टर का प्राइम कंसर्न होता है। तो आपको टाइम के रेस्पेक्ट में स्टडी करनी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, आर्नेस इक्वेशन है, या मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, जिस पर आपको एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रिएक्शन का ऑर्डर निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो वो पार्ट भी हम इस चैप्टर के अंदर, जब आप मेरे साथ में इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम जिस पार्ट पे बात कर रहे हैं वो इसका फंडामेंटल पार्ट है, जिसमें अभी आपको मैं एक दो क्वेश्चन पढ़ाने के बाद सोचने के लिए दूंगा, फिर हम उनको और डिटेल में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे जब हम कोर्स के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले टाइम के बेसिस पर रिएक्शंस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बच्चों, वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन मींस जो ना तो बहुत फास्ट है ना बहुत स्लो है। केमिकल काइनेटिक्स में हम वेरी फास्ट और वेरी स्लो रिएक्शंस को स्टडी करना प्रीफर नहीं करते हैं, या नहीं करते हैं। आपके 12th क्लास के लेवल पर एकदम सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं।
इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, जो वेरी फास्ट रिएक्शन, उसमें क्या होता है बेटा, हम लेबोरेटरी में गए, आप एज्यूम करो अपन सब लेबोरेटरी में गए, अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन आपने एक ट्यूब में दूसरे, एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन मिलाया, हम इससे पहले की टाइम घड़ी में देखें उससे पहले तो रिएक्शन ही खत्म हो गई। मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर रिएक्शन खत्म हो गई तो मैं उसकी स्टडी क्या करूंगा। जैसे HCl प्लस NaOH, आपने बिल्कुल सुना हुआ है मोल कॉन्सेप्ट में 11th क्लास में, HCl प्लस NaOH कन्वर्टिंग इनटू NaCl प्लस वाटर, ये तो एसिड बेस रिएक्शन है, ये तो बहुत फास्ट खत्म हो जाती है। या प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ये तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म हो जाते हैं बच्चों। तो ऐसी रिएक्शंस को जो बहुत फास्ट रिएक्शन है या बहुत स्लो रिएक्शन है उनको स्टडी नहीं करते हम लोग। जैसे आपने कोल माइंस में सुना होगा डायमंड मिलते हैं, तो ये जो नेचुरल कन्वर्जन हो रहा है, कार्बन एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म ग्रेफाइट से डायमंड में जा रहा है, वहां की कंडीशंस के अकॉर्डिंग सो मैनी मिलियन बिलियन ईयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो जो रिएक्शंस हैं वेरी फास्ट और वेरी स्लो में, जैसे मैंने आपसे कहा रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है ना, तो आप अगर बात कर रहे हैं मेरे बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये आपने सुना होगा कोरोजन, तो ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है। आप अपनी छत पर एक आयरन की रॉड लीजिए और उसको रख दीजिए, अब बारिश आएगी, कभी धूप पड़ेगी, पानी ऑक्सीजन सब है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि कुछ महीने या ईयर्स के बाद उसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर की लेयर आ जाती है, उसी को हम बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं कोरोजन ऑफ आयरन, या कोरोजन बोल दीजिए, आप रस्टिंग ऑफ आयरन बोल दीजिए। ये बहुत स्लो प्रोसेस है मेरे बच्चों। या कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इंटू डायमंड, या उसका रिवर्स कर लें, इस तरह की रिएक्शंस बहुत स्लो होती हैं। सो मैनी ईयर्स रिक्वायर्ड, जिसमें रिएक्टेंट एप्रिशिएबली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो या रिएक्शन खत्म हो, इतना हमारे पास समय नहीं है। हमारी जिंदगी अगर बहुत पॉजिटिव सोचें तो नियरली अबाउट 100 ईयर्स है, ठीक है। मैं आइडियली चाहता हूं कि मैं भी 80 से 85 के बीच में, इतना एज तो मेरे को भगवान की तरफ से मिले। वेरी फास्ट रिएक्शन, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड फॉर कंप्लीशन और ऑलमोस्ट कंप्लीशन। जो मैंने आपसे बोला कि मेरे बच्चों प्रेसिपिटेशन की कोई रिएक्शन हो रही है, आपने बोला सपोज सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को आपने KCl से रिएक्ट किया मेरे बच्चों, और ये AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया। अब AgCl का प्रेसिपिटेट बॉटम में सेटल हो जाएगा, आप बोलोगे यस सर, और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बन जाएगा। तो आप इसमें टाइम के साथ स्टडी क्या करोगे, जैसे ही आप दो सॉल्यूशन को मिक्स करोगे रिएक्शन तो खत्म। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मिली सेकंड का भी टाइम नहीं मिलेगा आपको, माइक्रो सेकंड से भी कम समय लगता है इस रिएक्शन को फिनिश होने में। आपकी घड़ी का, नॉर्मल घड़ी का लीस्ट काउंट 1 सेकंड होता है। तो इसका मतलब इस तरह की रिएक्शंस को भी हम स्टडी करना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट है मॉडरेट रिएक्शंस, जो ना तो बहुत फास्ट हैं ना बहुत स्लो हैं, जिनमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते समय कुछ समय लगेगा। आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के वेरिएशन को इजीली मेजर कर पाएंगे कुछ सेकंड या मिनट या आवर्स के बाद, आफ्टर 5 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट या 2 आवर्स। तो आपको इनफ टाइम मिलेगा लेबोरेटरी में अपने एक्सपेरिमेंट को करने का, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के वेरिएशन को मेजर करने का। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। इंफॉर्मेटिव पार्ट है, इस तरह की चीजों को एक बार सुने और जेई मैंने एडवांस तक याद रखें कि भाई पहला जेई मैन में ही क्वेश्चन आ गया तो सिंपल है। इन केमिकल काइनेटिक्स वी स्टडी मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस आएंगे मेरे बच्चों, उनमें से जैसे एक आपने फेमस पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 का सॉल्यूशन आप रख दीजिए एक्वस सॉल्यूशन, तो ये वाटर प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन गैस में। आप बोलोगे यस सर, तो ये वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होगा, हाफ O2। और बहुत सारे एग्जांपल हम कोड करेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो रिएक्शन है मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं। डिकम्पोजिशन N2O5 बहुत फेमस एग्जांपल है, जिसमें वो NO2 और O2 में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारी मॉडरेट रिएक्शंस होती है जिनको हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि कोई भी आप जब रिएक्शन कंसीडर करेंगे मेरे बच्चों, तो उसमें रिएक्टेंट भी होंगे, प्रोडक्ट भी बनेंगे उनसे। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए हम दो टर्म यूज करते हैं, एक होता है रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयर मतलब प्रोड्यूस होना, ये हम प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये हमारे रिएक्टेंट के कंज्यूम होने के लिए यूज करते हैं। तो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की हम बात करते हैं। यहां पे आप जानते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती है, तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है, उसके लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। ओके, अब इसमें भी दो बातें होती हैं कि जब आप रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस मेजर कर रहे हैं, तो उसमें आपका प्राइम कंसर्न क्या है। आप मैक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल पे बात करना चाहते हैं, मतलब हर 2 मिनट, 10-20 सेकंड, 50 सेकंड या 50 मिनट में बात करना चाहते हैं कि भाई 2 मिनट में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, ये एक अलग बात है। लेकिन कोई स्टूडेंट बोलता है नहीं, मुझे किसी इंस्टेंट मूवमेंट पर इंटरेस्ट है कि सर एट 9th सेकंड रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, एट 15th सेकंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो जब आप किसी इंस्टेंट या मूवमेंट पर बात करना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। और अगर आपने सर्टेन टाइम इंटरवल लेके बात किया तो उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस।
तो हम यहां पर अगर डी बाई डी टी की फॉर्मेट में लिखते हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, और डेल्टा की फॉर्मेट में लिखते हैं तो उसको हम एवरेज बोलते हैं। तो हम इसके ऊपर आते हैं मेरे बच्चों। तो अब देखिए यहां पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। शॉर्टकट में, इतना बड़ा बार बार ना लिखें, एनर्जी बचाएंगे। तो आर ओ ए का मतलब होता है रेट ऑफ अपीयरेंस, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को शॉर्ट में बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ओके, अब आप जब भी रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की बात करें तो मैंने जैसा बोला, अगर आपके पास रिएक्टेंट है नेगेटिव साइन यूज करें, प्रोडक्ट है पॉजिटिव साइन यूज करें। क्या बोलते हैं बेटा? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब इसमें ध्यान रखना होता है, यहां से लेकर जेईई मेन एडवांस तक, कभी भी हम किसी रिएक्टेंट की रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस लिखें, किसी भी टाइप का, दोनों में से बताऊंगा अभी डिटेल में, तो आप कभी भी उस रिएक्शन के अंदर जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको यूज नहीं करते हैं, नहीं आएगा। तो आपको बताऊंगा अभी मैं इसके बारे में, आराम से पेशेंस रखिएगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस, अगर आप एवरेज रेट ले रहे हैं मेरे बच्चों, तो एवरेज रेट का मतलब क्या है? ये मैक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल पे बात करते हैं। तो इसमें हम कैसे बात करते हैं बेटा? एवरेज रेट माइनस प्लस, या प्लस माइनस लिखा, प्लस फॉर प्रोडक्ट माइनस फॉर रिएक्टेंट। अभी एग्जांपल लेंगे। डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। ये आप केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम में भी स्टडी कर चुके हैं, राइट? तो मैं लिख देता हूं कि अगर कभी भी आप स्क्वायर ब्रैकेट बना रहे हैं तो इसका मतलब होता है इसके अंदर आप जिसको भी लिखेंगे उसकी कंसंट्रेशन आप मोल पर लीटर में लेंगे, कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। ओके, तो ये माइनस प्लस डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब आप एप्रिशिएबल टाइम इंटरवल पर बात करेंगे। लेकिन अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट पर बात करना चाहते हैं तो ये माइक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल पर बात होती है यहां पर। तो यहां पर हम लिखते हैं मेरे बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट। अपीयरेंस किसके लिए बोलेंगे बेटा? प्रोडक्ट के लिए। डिसअपीयरेंस किसके लिए बोलेंगे? रिएक्टेंट के लिए। अभी और बात करूंगा मैं आपसे। प्लस माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट बाई डी टी, मतलब डी बाई डी टी के फॉर्मेट में लिखते हैं, है ना? तो ये अब अपन इसका एग्जांपल लेके इसको समझने की और कोशिश करते हैं कि सर हम किसी भी रिएक्शन में दो तरह की रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस लेते हैं, जिनसे हम फ्यूचर में न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखते हैं इस चैप्टर के अंदर जब हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब इसमें देखो एक रिएक्शन है मेरे बच्चों, A प्लस 2B कन्वर्टिंग इनटू 3C। आप बोलोगे हाँ सर दिख रहा है। अब इस रिएक्शन के अंदर आप देख रहे हैं तीनों के, मैंने सिंपल एग्जांपल लिया जिसमें तीनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग है, 1 2 3। तो whenever we write average rate of disappearance और appearance, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आएगा मेरे बच्चों। अब आराम आराम से देखिए, अगर आप एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट है तो आपको माइनस साइन यूज करना चाहिए। आप बोलोगे यस सर, फिर लिखोगे मेरे बच्चों डेल्टा, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ये आएगा। एवरेज को हम इस तरीके से लिखते हैं। इसको और समझना हो तो क्योंकि आप एक एप्रिशिएबल टाइम इंटरवल लेकर चेंज की बात करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, माइनस फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय टीएफ माइनस टीआई। आपने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो उस समय इनिशियल टाइम क्या नोट किया था और फाइनल टाइम क्या है? अब आप समझदार हैं, आप बोलोगे हाँ सर बचपन से हैं। तो फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की तो इनिशियल से कम होगी, तो इसका मतलब ये टर्म स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। फाइनल टाइम तो इनिशियल से ज्यादा ही आएगा मेरे बच्चों। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है सीखने के लिए कि हम कभी भी रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करें या डिसअपीयरेंस की, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसका फाइनल आंसर एक पॉजिटिव वैल्यू आता है। मींस रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना? सिमिलरली यू कैन राइट एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। आप खुद भी लिख सकते हैं फटाफट इस बार, माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, सेम आप इसको रिपीट कर सकते हैं। रिपीट कर लोगे मेरे बच्चों? तो मैं इसको इधर रिपीट करता हूं आपके लिए, चलो यहीं करता हूं। बी की फाइनल कंसंट्रेशन लिखें, या माइनस साइन ले लिया बेटा, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन लें डिवाइड बाय टीएफ माइनस टीआई। ये रिपीटेशन हो गया आपके लिए। ओके, तो फटाफट इसमें आगे बढ़ते हैं बेटा, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। आप बोलोगे यस सर। अब आपका प्रोडक्ट है कौन? सी। तो सी के लिए आप माइनस साइन ही लगाओगे मेरे बच्चों, ठीक है? आप बोलोगे यस सर। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। आप पॉजिटिव साइन नहीं लगाएंगे तो भी बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा? पॉजिटिव साइन। तो आप प्लस लगाए नहीं लगाए, आपकी चॉइस है। अभी कैसे लिखोगे मेरे बच्चों? फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सी माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय टीएफ माइनस टीआई।
अब ये तो आप जानते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग इंप्रूव होती है, इंक्रीज होती है, तो ये डिफरेंस तो वैसे ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो एज यूजुअल ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो बेसिक्स तो यहीं से आ जाते हैं बच्चे, कई बार ये तो सब जानते हैं, एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा, बट आगे हमको समझना होता है पॉजिटिव वैल्यू भी आईआईटी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिंपल मैं यहीं से बना दूंगा ए ऑप्शन। एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, डिपेंड ऑन सिचुएशन, कुछ भी आप चार ऑप्शन बना दीजिए, वी कांट प्रेडिक्ट, कुछ भी बोल दीजिए, जीरो बोल दीजिए, कुछ भी बोल दो। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई आप जब रिएक्शन स्टार्ट कर चुके हैं और रिएक्शन चल रही है, तो एवरेज रेट ऑफ हैप्पीनेस और डिसअपीयरेंस हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब इसमें बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा जेई मेन का अगर सिंपल क्वेश्चन आ गया, या 12th क्लास में जो बच्चे अब स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं उनको बोर्ड का एग्जाम भी देना होता है। बोर्ड के आप सीबीएसई बोर्ड में देखेंगे तो केमिकल काइनेटिक्स तो आपके सिलेबस में है, तो आपकी बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इसका मीनिंग माइनस डेल्टा बाय डेल्टा क्या होता है अभी समझाया मैंने आपको। अभी ग्राफ देखिए आप, ये ए है, इसकी किसी T1 टाइम पर, यहां पर 5 मिनट मुझे यहां लिखना था, थोड़ा आगे हो गया होगा, यहां पर 10 मिनट ले रहे हैं अपन। तो इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन 0.9 है, 0.9 मोल पर लीटर, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब अंडरस्टूड है कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। तो इसकी कंसंट्रेशन 5 मिनट पर 0.9 मोल पर लीटर है। 10 मिनट के बाद जब आप बात करते हैं बात कर रहे हैं तो ये 0.6 हो गया। ठीक है सर, तो देखिए माइनस फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है बेटा 0.6, ये रहा इनिशियल कंसंट्रेशन TF माइनस TI। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो 0.06 एम पर मिनट आ रहा है। एम पर मिनट, कैपिटल एम का मतलब होता है मेरे बच्चों मोल पर लीटर, मतलब इस यूनिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, ये लीजिए, है ना। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो यहां पर आपके पास ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस का यूनिट भी इस तरीके से ये आता है मोल पर लीटर। अगर आप टाइम सेकंड में ले रहे हैं तो आप लिखेंगे मोल पर लीटर पर सेकंड, हमेशा यूनिट ही आएगा। इसमें खास बात देखना, हमने ए के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को यूज नहीं किया है। अभी और आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। मान लीजिए अगर आप जो बात कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इधर देखिए, अगर आपने जैसे रिएक्टेंट की बात की, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो वैसे भी इंक्रीज होगी, तो फाइनल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इनिशियल से, डिवाइड बाय TF माइनस TI, तो वो तो आएगा भी पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन इससे हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं कि किस तरीके से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी एक पॉजिटिव वैल्यू आता है। ये भी ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे क्या कहा था मेरे बच्चों, अब यहां टाइम आवर्स मिनट में नहीं चलेगा, आप किसी इंस्टेंट पर बात कर रहे हैं, किसी मोमेंट पर बात कर रहे हैं, तो टाइम यहां पे सेकंड में चल रहा है, तो आपकी इच्छा है कि सर एट 9 सेकेंड, तो आपको उस सर्टेन पॉइंट पर स्लोप देखना पड़ेगा। मैथ्स अपन समझते ही हैं, मैंने एज्यूम किया हुआ है कि एक ही कंसंट्रेशन यहां पर एक्सपोनेंशियली कम हो रही है, जैसा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में होता है, जिसके बारे में फ्यूचर में पढ़ेंगे। ओके, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कैसे लिखते हैं मेरे बच्चों, माइनस DA/dt। तो यहां पर आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव आएगा, तो यहां पर जो नेगेटिव वैल्यू है उसको नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो आपको इसका ध्यान रखना होता है। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या लिखोगे मेरे बच्चों, DC/dt। तो DC/dt की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, प्लस प्लस तो वैसे प्लस होता है, टेंशन वाली बात है नहीं, तो यहां पर पॉजिटिव वैल्यू लिखिए। तो आपको जिस इंस्टेंट पर इंटरेस्ट है उस इंस्टेंट पर आपको स्लोप देखना होता है, ठीक है, वो आप जानते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। तो आप जब स्लोप कैलकुलेट करेंगे या आपको दे रखा होगा एग्जाम में मैथमेटिकली, तो वो एक पॉजिटिव स्लोप होगा, तो वो वैल्यू सीधा सीधा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कौन है वो, सी है, उसके इक्वल होगी। फाइन, तो ये बिल्कुल बेसिक बात है, आपको एनसीईआरटी के अंदर भी मिल जाएगा। लेकिन अभी जैसे ही मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा तो मैं आपसे और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट पर बात करूंगा, जहां पर कई बच्चों के कॉन्सेप्ट थोड़े से गड़बड़ होते हैं या वो उनको कैजुअली लेते हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म आ गई, रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की रेट क्या है सर, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन के अंदर तो आपने क्या देखा, हमारा रिएक्टेंट ए भी था, बी भी था और सी भी था। मैंने जानबूझकर तीनों के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग लिए। आप बोलोगे हाँ सर लिए थे। हम जब इनके एवरेज रेट लिखते हैं या इंस्टेंटेनियस, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पिक्चर में नहीं लाए हमने, मैंने आपको बताया था। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, आप किस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, उसके अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस को उसी के ही स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। ऐसा क्यों करते हैं वो भी अभी मैं बताऊंगा आपको। तो अभी तो आप रेट ऑफ रिएक्शन देखो पहले, क्योंकि आपको एक बेसिक लैंग्वेज में मैं समझाता हूं मेरे बच्चों कि A और 2B कन्वर्टेड 3C लिखा था हमने। तो जब A का 1 मोल कंज्यूम होगा तो B के 2 मोल कंज्यूम होंगे। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वॉल्यूम 1 लीटर, तो मोल ही कंसंट्रेशन हो जाएंगे।
तो ए का 1 मोल बी के 2 मोल से कंज्यूम होगा और सी के 3 मोल बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस टाइम में ए के 1 मोल कंज्यूम होंगे दैट टाइम 2 मोल्स ऑफ बी विल आल्सो कंज्यूम। तो 1 और 2 बराबर तो नहीं होते, और सी का कॉफिशिएंट 3 था, मतलब उसके उसी टाइम में 3 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। तो 1 2 3 बराबर तो नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर मैं रिएक्शन की रेट को किसके फॉर्मेट में, किसकी टर्म में लिखूं, ए की टर्म में, बी की टर्म में या सी की टर्म में? तो वो मैं आपको बताता हूं, बड़ा सिंपल, वही एग्जांपल लेके आगे और बताता हूं। तो यहां पर जैसे देखिए, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस की बात करें, पर उससे पहले मैं आपको इस पार्ट को भी बता देता हूं कि ये पार्ट कहां से आता होगा। ठीक है, तो इस पार्ट पर आप सपोज करिए जैसे लिख रहे हैं ए, आप बोलोगे ठीक है सर, प्लस 2b कन्वर्टिंग इनटू 3c, तो आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि कहां से आता होगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, अब इसमें आप देखिए ए और बी, मान लीजिए मैं बोलता हूं मेरे बच्चों माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ये क्या है मेरे बच्चों, एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब ये माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, ये क्या है मेरे बच्चों, एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। ये दोनों इक्वल कैसे होंगे भाई, जिस टाइम में उसके 1 मोल या उसकी 1m कंसंट्रेशन कम होगी उस टाइम में बी की 2m कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। तो 1 और 2m बराबर थोड़ी होते हैं भाई। तो अब इसका तरीका क्या है, मान लीजिए ये एक सर्टेन टाइम में, मान लो 1 मिनट में इसकी कंसंट्रेशन 1m कम हुई, तो 1 मिनट में उसकी कंसंट्रेशन 2m कम हो जाएगी। तो 1 और 2 बराबर तो नहीं होते हैं, तो इसका सिंपल तरीका क्या होता है कि आप सर इसको 2 से डिवाइड करें। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, 2 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 1। तो अब आप बोल सकते हैं, या और इजी लैंग्वेज में समझाता हूं, ए जिस रेट से डिसअपियर हो रहा है मेरे बच्चों, बी उससे डबल रेट से डिसअपियर होगा एज पर स्टोइकियोमेट्री। आप बोलोगे हाँ सर, तो बी के डिसअपियर होने का रेट ए से ज्यादा नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि उसका कॉफिशिएंट 2 है, दोनों एक ही वेसल के अंदर प्रेजेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, बी के डिसअपियर होने के रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि वो डबल डिसअपियर हो रहा था, जब उसका 1 मोल कंज्यूम और उसके 2 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं। या कंसंट्रेशन हम बात कर रहे हैं, उसी कंसंट्रेशन जब 1m कम हो रही है, उसी कंसंट्रेशन 2m कम हो रही है। तो 1 और 2 बराबर तब होंगे जब आप 2 को 2 से डिवाइड करेंगे। ये मैंने सिखाई दिया कि माइनस डी बाई डी टी या माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी और माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी पॉजिटिव वैल्यू होता है। अब ये आपने ऐसा लिखा, आप बोलोगे हाँ सर ठीक है। अब और देखो, मान लो आप ए और सी को लिंक करना चाहते हैं, तो ए और सी को लिंक करोगे मेरे बच्चों, तो माइनस, अब देखो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, जिस टाइम में ए की कंसंट्रेशन 1m कम हुई उस टाइम में एज पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेरे प्यारे बच्चों 3m इंक्रीज होनी चाहिए। आप बोलोगे बात तो सही बोल रहे हो सर आप, तो यहां पर अब क्या करोगे आप बोलोगे सर इक्वल साइन यूज करना है। तो ये तो हमने पहले ही सीख लिया कि लेफ्ट और राइट की टर्म पॉजिटिव है, लेकिन आपने मान लो पॉजिटिव साइन लगा, सॉरी इक्वल साइन लगा रखा, लेकिन आपने कोएफिशिएंट यूज नहीं किया, गलत हो गया। क्यों, ये 1 वो 3 इक्वल नहीं होते हैं, तो 3 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, तो आप इसको ऐसे लिखो 1/3। अब आप आराम से देखिए, ये 1 ये 3 डिवाइड बाई 3, 1 इज इक्वल टू 1। मतलब मैथमेटिकली समझाऊं तो अब जब आप प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस को उसी के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, तो वो आपका जो दोनों का अपीयर डिसअपीयर का रेट है वो सेम हो जाता है। आप बोलोगे ये बात भी सही है सर, है ना। तो अब आप तीनों के अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के रेट को इस तरीके से बराबर कर सकते हैं, क्योंकि तीनों एक ही वेसल के अंदर कंज्यूम या प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो साइंटिस्ट अगर आप अपने आप को समझ रहे हैं, तो आपकी इच्छा है कि मेरी रिएक्शन किस रेट से चल रही है। बड़े आराम सुनिएगा, ये बहुत से बच्चे फील नहीं कर पाते हैं, रिएक्शन किस रेट चल रही है। अब रिएक्शन में तो ए भी है, बी भी है और सी भी है, और उनके अपीयर और डिसअपीयर का रेट अलग अलग है। तो बहुत सिंपल मैथमेटिकल एक नंबर आएगा जिसको आप बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ये ऐसे बोलना चाहिए, मैथमेटिकली वैल्यू आएगा, नंबर की वजह से बोले मैथमेटिकली वैल्यू आएगा, जिसकी अपनी एक यूनिट भी होगी। केमिकल काइनेटिक्स में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की कोई यूनिट नहीं होती है, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की वो यूनिट होगी जो रेट ऑफ रिएक्शन की होती है। तो अब क्या करोगे बेटा, इन सबके अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को बराबर कर दो, तो उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मैं यहां बोल रहा हूं बेटा, आप एवरेज लिख रहे हो तो आराम से देखिएगा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं मेरे बच्चों, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कैसे लिखोगे मेरे बच्चों, तो आप बोलोगे सर हम लिखेंगे इसको कैसे, देखिए माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। आप बोलोगे यस सर, फिर क्या लिखोगे मेरे बच्चों, -1/2 डेल्टा बी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, 1/3 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। तो क्या हो रहा है, आप अपने आप को साइंटिस्ट समझ रहे हैं,
तो आपको अगर C का रेट ऑफ अपीयरेंस मालूम है, उसको 3 से डिवाइड कर दो, एक मैथमेटिकल फिक्स वैल्यू आएगी। ऐसे ही आप B के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को 2 से डिवाइड करोगे, वो मैथमेटिकल वैल्यू इसके इक्वल आएगी। इसी का नाम रखा गया है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या नाम रखा गया है? रेट ऑफ रिएक्शन। कि सर आप इस कॉन्सेप्ट से वेरियस सब्सटेंसेस के रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को इस तरीके से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा सर। तो इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर आपने यहां पर डेल्टा की जगह जो मैंने पहले बोला डी बाई डी टी का फॉर्मेट यूज करेंगे, उसको बोलते हैं मेरे बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को लिंक करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, जैसे ये रिएक्शन था, अब आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने एग्जांपल लिया। आराम से देखना बेटा, ए बी सी की अपन बातें कर रहे हैं, आप बोलोगे हाँ कर तो रहे हैं सर। अब देखिए इसका कॉफिशिएंट क्या बेटा? ए, इसका क्या है? बी, इसका क्या है? सी। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, आप बोलोगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिवाइड बाय स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या है मेरे बच्चों? इसका स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। यस, फिर आप ऐसी एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी को बी से डिवाइड कर दो, एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस को आप सी से डिवाइड कर दो। सब अपने आप में क्या है सिखा रखा मैंने? पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। अरे जब रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ही पॉजिटिव होता है तो उसको अगर से कोएफिशिएंट डिवाइड कर दोगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सिंपल मैथमेटिक्स। तो आपको जेई मेन के लिए ध्यान रखना है कि रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होते हैं। सिमिलरली इफ राइटिंग इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मेरे बच्चों अगर लिख रहे हैं तो इस सिचुएशन में आपको माइनस डी ए बाई डी टी, आराम से देखो मेरे बच्चों, इसको देखो गौर से, ये क्या है? आप बोलोगे इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, उसको उसी के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो मेरे बच्चों। आप बोलोगे यस सर। फिर ऐसे माइनस डी बाई डी टी को बी से डिवाइड कर दिया आपने, डी सी बाई डी टी को स्मॉल सी से डिवाइड कर दिया, तो ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू आ गया। तो ले देकर मुझे समझ में आना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन एक पॉजिटिव वैल्यू है। वो मैं किसी भी रिएक्टेंट के अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को अगर समझता हूं तो उसको मैं अगर उसे कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दूंगा तो ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो इससे क्या होता है बेटा? इसका फायदा क्या है? इससे हम वेरियस सब्सटेंसेस के रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस जो रिएक्टर के अंदर आ रहे हैं उनको हम आपस में लिंक कर सकते हैं। किससे? इस रिलेशन से लिंक कर सकते हैं। तो जैसे आप देखो मेरे बच्चों, आईआईटी ने यही पिक्चर बना दिया, मान लो आपको डीसी बाई डी दे रखा है और आपको डेल्टा बी और डेल्टा टी पूछ रहा है, तो आपको ऑब्वियसली बी और सी की रिक्वायरमेंट आएगी, क्योंकि जैसे ही आप इनके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस को लिंक करेंगे तो दोनों के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पिक्चर में आ जाएंगे। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब आप इसको आराम से देखिए, जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था उसी पार्ट को मैंने दोबारा से एक्सटेंड कर दिया आपके लिए कि व्हेनेवर वी राइट रेट ऑफ रिएक्शन, अब आप समझ गए, एवरेज लिखोगे तो एवरेज बोलना रेट ऑफ रिएक्शन को, इंस्टेंटेनियस लिखोगे तो इंस्टेंटेनियस लिखना। तो उसको रिपीट कर रहा हूं कि व्हेनेवर वी राइट रेट ऑफ रिएक्शन, अब मैं एवरेज या इंस्टेंटेनियस नहीं बोल रहा हूं, वो आप सीख चुके हो आप। अब आप क्या लिखोगे? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइड बाय इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी डिवाइड बाय इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट सी, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। वेरी सिंपल। तो ये आपको जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएं तो उसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो आपको शॉर्ट नोट्स में इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ओके ओके, ये भी आपसे जेई मेन में पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि इन सब का यूनिट रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का यूनिट सेम आएगा। क्या लिखा मेरे बच्चों? मोल पर लीटर पर सेकेंड। और क्या लिखा है? एम पर सेकेंड। कैपिटल एम का मतलब होता है बेटा मोलारिटी, सुना होगा आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, मोल पर लीटर। और इसको अगर आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको आप मोल, लीटर नहीं लिखते हैं, ऐसा यूनिट आप जानते हैं फिजिक्स पढ़ते, मीटर क्यूब होता है, तो आप इसको लिखोगे एम रेज़ टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। आपने 11th क्लास में ध्यान दिया होगा तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के ऐसा यूनिट क्या होती है? मोल, और टाइम की सेकंड होती है, तो इसलिए आप इसको मोल पर मीटर क्यूब पर सेकंड बोलेंगे अगर आप क्या बोलना चाहते हैं, ऐसा यूनिट। तो बेसिक्स की बहुत वैल्यू है। अगर आप ध्यान दें तो जेई में आप देखेंगे कोई बच्चा पेपर देके निकलता है, आपने 11th में भी दिए होंगे, तो आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव पेपर में लगेगा मैं कुछ प्रॉब्लम और सही कर सकता था। वो उसका नेचर है ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम का कि वो आपसे सिली मिस्टेक करवा सकता है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट यहां आ गया, मोल पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, और आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब देखिए
अगर आप आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करिए कि हम गैसियस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को ना केवल कंसंट्रेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप क्या कर रहे हो, वेरिएशन कंसंट्रेशन के टाइम कर रहे हो आप, यहां पर हम प्रेशर की टर्म में भी बात कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इन केस ऑफ आइडियल गैस वी नो वेरी वेल पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का कॉन्सेप्ट लगता है। आप बोलोगे यस सर, तो पी आई वी इज इक्वल टू एन आई आर टी। ये आई कोई आइडियल गैस मान लिया मेरे बच्चों, पी आई क्या है, उस आइडियल गैस का प्रेशर, वी क्या है, कंटेनर का वॉल्यूम, एन आई क्या बेटा, गैस के मोल्स। लिख क्यों नहीं रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजें आपको आती हैं। आर का वैल्यू गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, जब भी कैलकुलेशन करेंगे टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, आपको 11th क्लास में बता दिया गया था। ओके, तो अब यहां पर क्या होगा मेरे बच्चों, अगर मैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आई की बात करता हूं तो कंसंट्रेशन क्या होती है, आप बोलोगे मोल बाय वॉल्यूम। यस, तो गैस आई है, आई कौन है बेटा, मैं इसको आइडियल गैस मान रहा हूं, तो गैस आई की कंसंट्रेशन क्या होगी, मोल्स ऑफ गैस आई डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो एन बाई वी क्या हो जाएगा बेटा, एन बाई वी, पी अपॉन आर टी। मीन्स इफ यू वांट टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ गैस आई, आपको गैस आई का जो प्रेशर है उसको अगर आप आर टी से डिवाइड कर देंगे, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, वैल्यूज याद होंगी लाइक 0.01 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, डिपेंड करता है प्रेशर टेम्परेचर क्या यूनिट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आर लेते हैं। बच्चों ने अधिकतर समय 0.0821 यूनिट को या वैल्यू को याद कर रखा होता है, उसकी यूनिट भी आगे ध्यान रखें। अगर आप ये वैल्यू यूज करें तो आपका प्रेशर मस्ट बी इन एटीएम, वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर, टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन होना चाहिए। अब देखो मेरे बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, इस कॉन्सेप्ट को लाइटली मत लेना। ये आगे जाके जब आप डिटेल में पढ़ोगे मेरे साथ कोर्स में, तो उसमें ये प्रेशर की टर्म भी बहुत काम आएगी। अभी अभी आपने क्या सीखा था, वेरियस सब्सटेंसेस के रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस को अगर उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन होंगे। ये देखो मेरे बच्चों, प्लस माइनस, प्लस फॉर प्रोडक्ट, माइनस फॉर रिएक्टेंट। तो डी आई बाई डी टी, आई कोई आइडियल गैस है, अगर ये रिएक्टेंट हुई मेरे बच्चों तो सामने माइनस साइन लगाना, अगर आइडियल गैस आपका प्रोडक्ट हुई तो साइन प्लस लगाना। म्यू आई सोचो क्या होगा, बिना नीचे देखे, मैंने शायद नहीं लिखा हो तो आराम से सोचो। आप बोलोगे डी आई बाई डी टी, तो रेट में कन्वर्ट करने का मतलब है सर मैं उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करूंगा। तो म्यू आई का मतलब है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैस आई, वो रिएक्शन में दे रखा होगा कि रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम साइन सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपने क्या किया मेरे बच्चों, डी आई बाई डी टी में आई की वैल्यू पुट कर दी, क्या, पी आई अपॉन आर टी। तो अब पी आई अपॉन आर टी आपने जो वैल्यू थी डी आई बाई डी टी आपने लिखा था, उसको मैंने अब रिप्लेस कर लिया किससे, पहले एन आई बाई वी से। गौर से देखो मेरे बच्चों, यहां पे जैसे ही आप एन आई बी की वैल्यू लोगे, वी को बाहर ले लो, तो आप बोलोगे यस सर, वी को बाहर लेने का मतलब है वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 1 बाई वी डी एन आई बाई डी टी। अब आप बोलोगे ये क्या है सर, अरे कॉमन सेंस, आप इंटेलिजेंट हो बचपन से। वेरिएशन इन मोल्स ऑफ आइडियल गैस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगा मेरे बच्चों। और अगर मोल्स में वेरिएशन नहीं मालूम करना है, प्रेशर में मालूम करना है, तो बड़े आराम से प्रेम से यहां पर आई की वैल्यू को पी आई अपॉन आर टी लिख दो। पी आई अपॉन आर टी लिखोगे तो आर टी को बाहर लो, आर और टी कॉन्स्टेंट है। जब आप ऐसा करते हैं या ऐसे वी को बाहर लेना, इसका मतलब एक कांस्टेंट टर्म है, तो इट्स मीन नाउ वी कैन मेजर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन इन प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। सो 1 अपॉन म्यू आई, म्यू आई क्या बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैस आई। प्लस माइनस क्यों, दो बार बता दिया भाई साहब, प्लस किसके लिए माइनस किसके लिए। तो डीपीआई बाई डी टी का मतलब है वेरिएशन इन आइडियल गैस प्रेशर डिवाइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डीपी बाई डी टी बोलते हैं। इट्स मीन हम, अब देखो तुम कितनी बेसिक बात पढ़ रहे हो, लेकिन जेई मैन में कल को यही आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय बहुत सारे ए बी सी डी 4 रिलेशन दे रखे हैं, तो ये जो भी रिलेशन है करेक्ट होंगे। मान लो आईआईटी एडवांस में आ गया कि ए बी सी डी 4 ऑप्शन आगे, बताओ कौन कौन से रिलेशन करेक्ट हैं, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अगर कॉफिशिएंट कहीं गायब, स्टोइकियोमेट्रिक गड़बड़ हो गया, मान लो कल को उसने यहाँ पर टी आर गायब कर दिया, तो आपको केयरफुली थ्योरी को पढ़ने के बाद उसको केयरफुली अप्लाई भी करना होता है। ओके वेयर, ये पहले बता रखा मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने आई लिखा है तो इसकी कंसंट्रेशन हो गई, और म्यू आई का मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैस आई हो गया। ये काम आएगा जब आप काइनेटिक्स में स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर को रीड करते हो कि रिएक्शन प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, और आपको आगे भी काम आएंगे। ओके, अब देखो, अब आएगा नेक्स्ट रेट लॉ। रेट लॉ पे जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप बोलोगे क्या सर, बताओ। लगाना कॉमन सेंस और मुझे बताना जब कोर्स में आएंगे कि आपने जो ये कॉन्सेप्ट बनाया मेरे बच्चों, कौन सा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ
अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या ये दुनिया की सारी रिएक्शन पे लगेगा? केमिकल काइनेटिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, है ना, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इनको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसमें आपको मुझे जब कोर्स चलेगा तो आपको मुझे बताना होगा कि ये किस तरह की रिएक्शंस पर इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज हम जनरली आप 12th क्लास में एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां भी वेरिएशन कंसंट्रेशन टाइम को स्टडी करवा रखा है। तो क्या ये दुनिया के ये जो रिएक्शन है क्या सब जगह ये सब रिएक्शंस पर ये एप्लीकेबल होगा? आपके लेवल पर 12th क्लास के लेवल पर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन मैंने बोला आप मेरे स्टूडेंट बनने जा रहे हो और मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है टॉपर्स को ग्रूम करने का या बहुत ही अच्छे बच्चों का। मैंने क्या बोला, मेरी नजर में तो 500,000 रैंक भी बहुत अच्छी है, 10,000 रैंक मेरी नजर में बहुत अच्छी है, मेहनत करो जो रैंक आ जाए वो अच्छी है ना। तो आप ये सोचिए कि क्या ये रिलेशन आपके एनसीईआरटी में तो हर जगह लगा देंगे, लेकिन क्या ये रिलेशन कहीं पर फेल हो सकता है? सोच करके मुझे फ्यूचर में बताइएगा। ठीक, अब आते हैं मेरे बच्चों रेट लॉ पर। बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है रेट लॉ। बिना एक्सपेरिमेंट करे आप किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ नहीं बता सकते हैं, नहीं बता सकते हो। आप बोलोगे अच्छी बात है सर, तो ये रेट लॉ लिखने के लिए आपको पहले जो भी रिएक्टेंट है आपकी उनकी रिएक्शन करनी होती है और उनके एक्सपेरिमेंट या उनके एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में उनकी कंसंट्रेशंस वगैरह को टाइम के साथ में मेजर करके कुछ कंक्लूजन निकालने पड़ते हैं। क्या निकालने पड़ते हैं वो मैं बताता हूं कि जब आप रेट लॉ लिखते हो तो हाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रिएक्टेंट्स उन पर डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आराम से देखिए, ये एक रिएक्शन है मेरे बच्चों। अब इस रिएक्शन में स्मॉल ए और स्मॉल बी और स्मॉल सी ये क्या है मेरे बच्चों? ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गए। आप बोलोगे यस सर, तब आराम सुनना, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। आप बोलोगे ठीक है सर, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा है मेरे बच्चों गौर से देखना, स्क्वायर ब्रैकेट में ए मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, रेज टू द पावर मैंने ए और बी नहीं लिखे हैं। आप बोलोगे हाँ बात तो सही है, मैंने एक्स और वाई लिखे हैं। मैंने क्या लिखे हैं? एक्स और वाई। आप बोलोगे यहां तो ए और बी लिखे हैं। यस, ये तो उस बैलेंस रिएक्शन में उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये एक्सपेरिमेंट करके निकालना पड़ेगा कि ए रेज टू द पावर एक्स और बी रेज टू द पावर वाई। इसका मतलब क्या होता है? हाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन ए एंड बी कंसंट्रेशन। यहां पे मेरे बच्चों जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसको हम के बोलते हैं, के ए रेस टू द पावर एक्स एंड बी रेस टू द पावर वाई। इसका नाम होता है मेरे बच्चों रेट कांस्टेंट। क्या नाम होता है बेटा? रेट कांस्टेंट। या फिर इसको हम कई बार वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट। और डिटेल में बात कर सकते हैं फ्यूचर में इसके बारे में। वेलोसिटी कांस्टेंट इसको इसलिए बोलते हैं मेरे बच्चों कि के तो आएगा ही आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। मान लो मेरे बच्चों एक्स और वाई की वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके आपने निकाली और वो 0 आ गई, तो आर इज इक्वल टू के तो आएगा ही आएगा। तो हर बार जब भी आप लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इज इक्वल टू के तो आएगा एंड समथिंग। तो के की वैल्यू ज्यादा होना हमेशा आर के फेवर में जाएगा। मींस जिन रिएक्शंस के लिए के की वैल्यू ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिएक्शन फास्ट होनी चाहिए, और जिनमें के की वैल्यू स्मॉल है या वेरी स्मॉल है वो स्लो या बहुत स्लो रिएक्शन होनी चाहिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। और कई बार हम इसको और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, या कई बार इसको हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट भी बोल देते हैं। ऐसा बोलने के पीछे मकसद क्या होता है मेरे बच्चों? ऐसा बोलने के पीछे जो आपका मकसद है वो सर ये है कि अगर मान लो आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की 1 लेते हैं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ A is equal to 1m and concentration of B is equal to also 1m, तो इस सिचुएशन में देन वी कैन राइट R is equal to K। मिस अंडर स्पेसिफिक कंडीशन जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 1m लेते हैं तो उस सिचुएशन में रेट ऑफ रिएक्शन आपके रेट कांस्टेंट के बराबर आता है। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट और इसका नाम है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट। इजी लैंग्वेज में रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर भी हो सकता है। कब? कंडीशन लिखी हुई है जब हम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को यूनिटी सेलेक्ट करेंगे। तो यस, दिस इज क्वाइट पॉसिबल दैट रेट ऑफ रिएक्शन मे बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। तो इसलिए हम इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं।
ठीक है, आर हो गया स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, के हो गया आपका स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट, तो दोनों आपके उस सिचुएशन में इक्वल आएंगे। और अगर आपने ए और बी को 1 नहीं लिया तो एक्स और वाई की वैल्यू के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंसी कुछ अलग अलग आएगी या वैल्यूज चेंज होंगी। तो ये बात आ गई मेरे बच्चों इसमें, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात है, आप बोलोगे क्या है सर, कि एक्स और वाई और ए और बी तो सर अलग अलग टर्म है। यस, ये जो एक्स और वाई हैं इनको हम बोलते हैं मेरे बच्चों पार्शियल ऑर्डर। क्या बोलते हैं? पार्शियल ऑर्डर। और इन एक्स और वाई का जो मैथमेटिकल सम होता है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें हम आगे बढ़ने से पहले हम इस पे एक बार ये और लिख लेते हैं कि सर आप जिस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, आइए, आर इज इक्वल टू के ए रेज़ टू द पावर एक्स एंड बी रेज़ टू द पावर, भाई ये लिखा मेरे बच्चों। रिएक्शन क्या थी? ए ए प्लस बी बी कन्वर्टिंग इनटू सी सी। आप ये भी बोलोगे ठीक है। मैं तुमको अब नॉलेज के पार्ट में आगे लेके जाता हूं। तुमने 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने लॉ ऑफ मास एक्शन या गुलबर्ग एंड वोगे लॉ पढ़ा होगा। आप बोलोगे पढ़ा तो था सर। वहां मेरे बच्चों रिएक्शन रिवर्सिबल थी, लेकिन आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते थे, याद करो। तो आप बोलते थे रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो उसको यहां लगा के देखो, आराम सुनिएगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ गुलबर्ग एंड वोगे लॉ, आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए था बेटा? ए रेज द पावर ए और बी रेज द पावर बी, या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, ए रेज द पावर ए और बी रेज द पावर बी, ये लीजिए। और हमारे रेट लॉ के हिसाब से क्या रहा है बेटा? आर इज इक्वल टू के ए रेज द पावर एक्स और बी रेज द पावर वाई। आप बोलोगे सर ये तो दो अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं। यस बिट्टू, अब मैं आपको बताता हूं इन दोनों में ये ए क्या एक्स के बराबर होगा, वी क्या वाई जो है बी के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे बता रहा हूं पहले कि एक्स और वाई को मेरे बच्चों हम बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर। ये पार्शियल ऑर्डर हैं। एक्स को अगर लिखोगे तो यह है मेरे बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, बी भी आपका रिएक्टेंट है मेरे बच्चों, तो वाई को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। मैथमेटिकली अगर आईआईटी जेईई मेन में क्वेश्चन आ जाए तो एक्स और वाई का जो सम है उसको बोलते हैं एन, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है मेरे बच्चों, मान लो y की वैल्यू एग्जाम में 0 दे रखी है और x की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू क्या आएगी? 2, तो 2 कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 हो जाएगा मेरे बच्चों। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सर हमने 11th में पढ़ा वो तो गुलबर्ग एंड वोगे लॉ था, आप पढ़ा रहे रेट लॉ, आप तो बोल रहे हो ये तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो रेट ऑफ रिएक्शन को रेट कांस्टेंट और उनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंसी कैसे आ रही है उससे लिंक करता है। ये टोटली एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। तो फिर क्या ये गलत था? क्या ये दोनों सेम होंगे या नहीं होंगे? इसके लिए आपको डिटेल में और सुनना पड़ेगा रिएक्शंस के बारे में। एक रिएक्शन होती है बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन। जिन भी रिएक्शंस को हम एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं उनके अंदर खास बात होती है क्या? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का सीधा कोलिजन होगा, प्रोडक्ट बनेगा, या कोई रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल सीधा वो आपका क्या करेगा, कंटेनर की वॉल पर स्ट्राइक करेगा, थर्मल डिकम्पोज हो जाएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एलिमेंट्री रिएक्शन को हम बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? सिंगल स्टेप रिएक्शन। इसमें कभी भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनता है। और जिन रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये कम से कम 2 या उससे ज्यादा स्टेप्स में होती हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है, मल्टी स्टेप रिएक्शन कौन सी रिएक्शन? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आप बोलोगे ठीक है सर, उसमें कम से कम 2 या उससे ज्यादा स्टेप्स होंगी, उसमें गारंटी से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, 1 2 3 ज्यादा बनेंगे, कितने बनेंगे उसके मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें खास बात होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कभी भी जो आपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखे हैं या ले रखे हैं उनके डायरेक्ट कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। इसीलिए हम बोलते हैं अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो यू विल सरप्राइज कि लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ सही मायनों में बराबर होते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में। किस में होते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन में। यस,
और अगर आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए ये कॉन्सेप्ट आइडियली एप्लीकेबल नहीं होता है। वहां एक्स वाई ए और बी के बराबर हो, डिफरेंट हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इस पॉइंट पर बात करूंगा अभी आपसे। पहले आपको मैं यूनिट्स पर बात करने वाला हूं, फिर मैं जो आपसे बात कर रहा था उस पॉइंट पर आगे आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको इस बात को आगे उठाऊंगा कि जब आप लॉ ऑफ मास एक्शन की बात कर रहे हैं तो ये ए, अभी मैं केवल बोल रहा हूं, फिर आप लिख लीजिएगा बाद में, एक्स ए के इक्वल, वाई बी के इक्वल डेफिनेटली होता है एलिमेंट्री रिएक्शन में, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कोई गारंटी नहीं है एक्स ए के बराबर हो नहीं हो, वाई बी के इक्वल हो नहीं हो, वहां सारी पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाती हैं। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये दोनों मैच करेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन में? यस। और क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मैच करेंगे? तो आप बोलेंगे नहीं, यहां पर आप गारंटी नहीं दे सकते। जैसे दोनों इक्वल हैं तो कसम भवानी की ऐसा होगा, आप बिल्कुल बोल सकते हो, टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपने बोला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो मेरी बिल्कुल गारंटी नहीं है कि ये दोनों जो आपके फॉर्मेट हैं वो सेम होंगे, मतलब एक्स ए के बराबर वाई बी के बराबर होगा। तो वहां ये भी आपने सुना है, अच्छी बात है, जीके बढ़नी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कई बार बच्चे आगे पढ़ने से पहले बैक को सोचते हैं कि यार पहले पढ़ा था वो क्या है। तो अभी मैंने आपको हिंट दे दिया इसमें, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आप जब बात करते हैं के की यूनिट की तो हाउ वी कैन इंटरप्रेट यूनिट ऑफ के। तो के की यूनिट निकालने के लिए आप अभी क्या पढ़ रहे थे बेटा रेट लॉ में? आप बोलोगे सर हम पढ़ रहे थे हाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। ये देखिए, तो कंसंट्रेशन, ये एक्स और वाई क्या है मेरे बच्चों? एक्स और वाई का सम जो है वो एन होता है। तो आप इसको सीधा सीधा ऐसे बोलो कि रेट ऑफ रिएक्शन आर के इंटू, बहुत इजी लैंग्वेज में, कंसंट्रेशन की पावर एन लिख लो इस तरीके से। तो हम के की यूनिट निकाल पाएंगे अगर आपको आर की यूनिट मालूम हो और कंसंट्रेशन की यूनिट आते हैं उसके ऊपर एन रख दीजिए। ओके, तो बात करते हैं मेरे बच्चों। तो ये देखिए हाउ वी कैन कैलकुलेट यूनिट ऑफ के। वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन रेज द पावर एक्स प्लस वाई, जिसको हमने क्या लिख दिया बेटा? एन। अब आपको मैंने आज ही बताया, आप बोलोगे यस सर, कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। और ये क्या होगा बेटा? मोल पर लीटर रेज द पावर एन। तो आप इसको आराम से ऊपर लेके जाओगे तो मोल की पावर 1 और मोल की पावर माइनस एन। तो इसको लिखिए मोल रेज द पावर 1 माइनस एन। लीटर में रिवर्स हो गया बेटा, ये मोल पर लीटर है तो लीटर की पावर एन माइनस 1, और ये क्या हो गया? सेकेंड इनवर्स। इसको हम जब लिख रहे हैं तो ये आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। बहुत पहले जब आईआईटी जेई मेन नहीं था, वो किसी और फॉर्म में जेई आईआईटी स्क्रीनिंग या एआई ट्रिपल, या उससे पहले जब हमारे इंजीनियरिंग टेस्ट स्टेट के, हर स्टेट के अलग अलग होते थे, तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया था नीट वगैरह सबके लिए। तो आपको ये याद करना है कि के का यूनिट इस फॉर्मेट में निकाला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बोला कि सर कोई रिएक्शन का ऑर्डर 0 है, तो जीरो ऑर्डर का मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 0। तो आप आराम से जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है एन की वैल्यू 0 रखो। तो के का यूनिट क्या आएगा मेरे बच्चों? मोल पर लीटर पर सेकेंड। वेरी इंटरेस्टिंग। आप बोलोगे सर ये यूनिट देखा हुआ लग रहा है। आप बोलोगे हाँ देखा हुआ लग रहा है। यस, जीरो ऑर्डर में के का यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट के बराबर होता है भाई। तो आप बोलोगे हाँ सर ये अच्छा लग रहा है। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड ये आपके रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है। अब रिएक्शन अगर मेरे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर हो गया तो एन की वैल्यू 1 रखोगे। 1 रखते ही मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0। सिंपल आएगा टाइम इनवर्स, मतलब सेकेंड इनवर्स। और इफ यू आर टेकिंग टाइम इन मिनट तो यहां आ जाएगा मिनट इनवर्स या आवर इनवर्स। तो ये सेकेंड इनवर्स आएगा, या आप अगर मिनट में मेजर करें टाइम को तो मिनट इनवर्स लिख सकते हैं। तो बहुत छोटा यूनिट आएगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा एस इनवर्स तो आएगा ही आएगा। सेकेंड ऑर्डर एन की वैल्यू 2 रख दो तो मोल रेज़ टू द पावर -1, लीटर रेज़ टू द पावर 1 सेकेंड इनवर्स। तो एग्जाम में अगर एग्जामिनर जेई मेन में आपको 4 मार्क्स देना चाह रहा है, वो बोला थर्ड ऑर्डर निकालो, कुछ भी ऑर्डर के बारे में बोल रहा है, तो आपको एन की वैल्यू यहां पुट करनी है। बस आप आंसर प्रोवाइड कर दीजिए, मामला जम जाएगा, मतलब आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप इसको भी याद नहीं रख पाए तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में समय कम होता है कि हम इन सबको वापस से देखें समझें। क्योंकि अगर आप इसको याद नहीं कर पा रहे तो उसको याद करके अगर आप इसको वापस से ट्राई करेंगे तो ये आपका टाइम कंज्यूम करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि पढ़ो डिटेल में, लेकिन जब थ्योरी पढ़ लो, कंप्लीट हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ। हमेशा केमिस्ट्री में बहुत यूजफुल होते हैं शॉर्ट नोट्स। ऑलवेज रिमेंबर, मेरी बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो एक अच्छा पार्ट हो गया मेरे बच्चों। ओके, अब इसमें हम जो बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था वहां पर आइए।
और अपनी नॉलेज को एनहेंस कीजिए, इंक्रीज कीजिए, बिल्कुल सीधा जेईई मेन एडवांस के लेवल पे लेके जाइए। अब इसको जे एडवांस के लेवल पर अगर चलेंगे तो एलिमेंट्री रिएक्शंस जो मैं आपसे वो बोल रहा था, आपने बोला शायद हमको सर लिखा नहीं रहे, नहीं नहीं नहीं, सब मिल जाएगा लिखा हो। जो लिखा हुआ है वो तो मैं नहीं लिखा है, राइट, इनको तो मैं 23 साल से लिख रहा हूं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, बिल्कुल लिखा है मेरे बच्चों। जेईई मेन पूछता है, आपको थ्योरेटिकल स्टेटमेंट भी याद होने चाहिए। नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, मैंने आपको बोला इसमें कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के डायरेक्ट कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा। आप बोलोगे यस सर। अब देखिए सबसे शानदार बात क्या, कि सर जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री जो रिएक्शन है उसमें खास बात क्या होती है मेरे बच्चों, सम ऑफ ऑल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझिए कि इसमें x a के बराबर और y b के बराबर होगा, गारंटी है जो मैं आपको बता रहा था। तो इजी लैंग्वेज में x प्लस वाई की वैल्यू a प्लस बी के इक्वल आएगी। a को क्या बोलते हैं, b को क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो मैंने आपको पहले बताया था। x y क्या बेटा, पार्शियल ऑर्डर। मींस in case of elementary reaction, stoichiometric coefficient of reactant must be equal to their respective partial order। x a के इक्वल मेरे बच्चों, y b के इक्वल, ये कंपलसरी कंडीशन है, ऐसा होगा ही होगा अगर कोई भी रिएक्शन क्लेम की हुई है एग्जाम में। क्या है मेरे बच्चों, एलिमेंट्री रिएक्शन। डेफिनेटली आपने बोला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सर, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है मेरे बच्चों। आप बोलोगे ठीक है सर। अब मल्टी स्टेप रिएक्शन मतलब कम से कम इसमें 2 स्टेप्स होंगी, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्री स्टेप्स होती हैं। तो 3 4 5 6 7 8 कुछ भी होते हैं मेरे बच्चों। तो 1 और मोर देन 1 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ऐसा मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जरूर कोई ना कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, आप बोलोगे यस सर। x प्लस वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू a प्लस बी, कोई गारंटी नहीं है। एक बच्चा बोलता है सर क्या x a के बराबर हो सकता है, यस। क्या y b के बराबर होता है, यस। क्या x प्लस वाई का सम a प्लस बी के बराबर ना हो, हाँ हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बच्चों कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में पॉसिबल है कि x की वैल्यू 2 आए, y की वैल्यू 0 आए, a की वैल्यू 1 हो और b की वैल्यू 1 हो। ये देखिए आप, x प्लस वाई आपका a प्लस बी के बराबर आ रहा है, हो सकता है ना भी आए, बिल्कुल पॉसिबल है कि ना भी आए, हो सकता है एक बराबर हो दूसरा बराबर ना हो। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए यहां पर कोई बच्चा बोलता है सर क्या पॉसिबल है y 1 आए, तो देखिए y b के बराबर आ गया लेकिन x a के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब x प्लस वाई अब a प्लस बी के इक्वल नहीं आएगा। तो इसमें सारी पॉसिबिलिटीज ओपन होती हैं। इट्स मीन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर आप कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप बोले कुछ भी हो सकता है, यस। x मे और मे नॉट बी इक्वल टू a, y मे और मे नॉट बी इक्वल टू b, कोई भी किसी के बराबर हो नहीं हो, कोई गारंटी नहीं है। इजी लैंग्वेज में तुमने जो 11th क्लास में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा, जिसको आपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों पे लगाया। हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शन तो एक ही डायरेक्शन होती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड तो मानते ही नहीं, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती नहीं है। तो मेरे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से अगर कोई जे एडवांस में कोई लैंग्वेज बना रहा है, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना रहा है, तो बोलेगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन इज वैलिड फॉर, तो आपका आंसर होगा फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पर आपको लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर x और y a और b के इक्वल होंगे नहीं होंगे कुछ भी मालूम नहीं चलता। एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो आप कुछ देर पहले मैंने बोर्ड पे लिखा था कि x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, वो सब कुछ एलिमेंट्री रिएक्शन में पॉसिबल होता है। ओके, ये बड़ी नॉलेज की बात है। अगर आप ध्यान देंगे, अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम ढंग से पढ़ा होगा, तो उसमें आप याद करो किसी भी डायरेक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन आप क्या लिखते थे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज़ टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आप बोलोगे हाँ सर याद आ गया। तो ये डिटेल का पार्ट है। जेईई एडवांस में अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेगा तो मेरे बच्चों को आंसर करना आना चाहिए उस सिचुएशन में। थ्योरेटिकल क्वेश्चन सुनने पढ़ने में आसान लगता है। आप जेईई एडवांस के लास्ट 10-15 ईयर में आए हुए क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं तो उनको पढ़िएगा, इतना आसान काम नहीं था उनका आंसर करना, करिएगा, पता लगेगा। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, काइनेटिक्स पढ़ेंगे, आपको लगेगा कई जगह सर मामला गड़बड़ हो जाता है। लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, है ना। आगे आओ मेरे बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है। क्या बात कर रहे हैं हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर जब अपन बात कर रहे हैं
तो एक्सपेरिमेंट करने से, अभी आप कुछ देर पहले बोल रहे थे मेरे बच्चों कि सर A+B कन्वर्टिंग इनटू C, ऐसा हम बात कर रहे थे। आपने बोला कि सर इसमें जो रेट लॉ था वो R इज इक्वल टू, अभी हमने कुछ देर पहले क्या लिखा था, A रेज़ टू द पावर X और B रेज़ टू द पावर Y लिखा था मेरे बच्चों। तो X और Y क्या थे, पार्शियल ऑर्डर, इनका मैथमेटिकल सम क्या था बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आज तक एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसके हिसाब से मेरे बच्चों फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 हो सकते हैं। आप बोलोगे यस बिल्कुल, मे बी फ्रैक्शनल लाइक 3/2, हाफ, इस तरीके से। जीरो हो सकता है क्या सर, इंटरेस्टिंग, यस, कई रिएक्शंस के लिए ऑर्डर जीरो होता है, स्पेशली इंडस्ट्रीज में जो हम गैसियस रिएक्शन बहुत हाई प्रेशर पे करवाते हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता है। उसके अलावा 1 2 3 ये बहुत कॉमन ऑर्डर है, 1 2 तो बहुत ही कॉमन ऑर्डर है। ग्रेटर देन 3 आर वेरी रेयर। इनफैक्ट अगर सच बोलूं तो आपके लेवल पर हायर ऑर्डर रिएक्शन सिलेबस में भी नहीं पढ़ाया भी नहीं जाता है और आपकी नॉर्मल बुक्स में होते भी नहीं। उनके लिए आपको साइंटिस्ट के लेवल पर उतरना होता है कि किन रिएक्शंस की कौन सी कंडीशंस में इन रिएक्शन का ऑर्डर 3 से भी ज्यादा हो जाता है। ऐसे कुछ एक दो एग्जांपल मैं आपको क्लास के अंदर जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ऐसा कोई आपको जेई मेन एडवांस के लिए उनको याद करने की जरूरत नहीं होती है, नहीं होती है उनकी जरूरत आपको, है ना, जिसमें ऑर्डर बहुत हाई चले जाते हैं कई बार। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर सब्सटेंस मे बी नेगेटिव, दैट इज वेरी वेरी रेयर। ये बहुत ही रेयर होता है। कई साइंटिस्ट अपने जब रिएक्शन के मैकेनिज्म को प्रपोज करते हैं तो उस प्रपोज मैकेनिज्म से हमको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर निकालना होता है, जिसको हम बोलते हैं आरडीएस मेथड, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मेथड। हो सकता है आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका नाम सुना हो कि किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो स्लोएस्ट स्टेप है उसको हम बोलते हैं आरडीएस। क्या बोलते हैं, आरडीएस। तो अगर वो आपको मालूम है तो उससे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। ये हालांकि जेई मेन एडवांस के सिलेबस में मेंशन नहीं है, आप यू विल सरप्राइज, लेकिन अभी रिसेंटली इस पर बेस क्वेश्चन आ गया है। तो ये देखा जाए तो सिलेबस के बाहर है, लेकिन हर साल मैं इसकी थ्योरी को बच्चों को पढ़ाता हूं। 5 साल पहले भी, 10 15 20 साल पहले भी पढ़ा रहा था, तो वो अपन भी पढ़ेंगे क्लासेस के अंदर। लेकिन उसके लिए अपने को चैप्टर के एंड में जाना पड़ेगा कि किस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर आप प्रपोज मैकेनिज्म से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मैंने क्या बोला, वास्तव में सिलेबस में मेंशन नहीं है, पर अब जब जेई मेन में क्वेश्चन आ गया तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा रिस्क कवर करने के लिए। तो अभी अगर आपसे जेई एडवांस या जेई मेन पूछता है तो यस, वो मेरी नॉलेज के हिसाब से आपको ऑर्डर नेगेटिव होता है क्या इसके बारे में नहीं पूछेंगे, बिकॉज आपके एनसीईआरटी वगैरह बुक में जिक्र भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो नहीं पूछेंगे। तो ऑर्डर जीरो हो सकता है, यस, 1 2 3 हो सकते हैं, यस, फ्रैक्शन हो सकते हैं, यस, 3 से ऊपर बहुत रेयर है। बताऊंगा मैं क्लासेस के अंदर कि कौन सी कंडीशन में ऐसा हो जाता है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। और नेगेटिव भी आपसे बात नहीं करते आपके लेवल पर, यस, बट अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस या प्रपोज मैकेनिज्म से ऑर्डर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में नेगेटिव आया था। हालांकि साइंटिस्ट के लेवल पर या जो पीजी कर रहे थे उनके लेवल पर काम आता है, हमारे लेवल पर काम बहुत ऑनेस्टली बोलूं तो नहीं आता है ना। और आओ मेरे बच्चों आगे। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आप बोलोगे क्या इंटरेस्टिंग बात है, कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये वास्तव में एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड करती है। रिएक्शन एक ही है, लेकिन वो वेसल में किस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हो उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट करके ऑर्डर निकालना होता है। अब आप बोलोगे जैसे मान लो एक रिएक्शन हम बेटा लेबोरेटरी में परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज आप और हम सब मिलकर कर रहे हैं, 500 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटीएम पर वो रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब एक स्टूडेंट बोलता है कि सर क्यों ना हम इस रिएक्शन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड लेकिन 50 एटीएम प्रेशर पे करें। तो ये तो सर केवल ख्याल हुआ ना। और अब वो मुझसे पूछ रहा है कि सर इसका ऑर्डर क्या होगा। बिना एक्सपेरिमेंट करे मालूम नहीं चलेगा। कोई भी दुनिया में ऐसे नहीं बताएगा कि आपने रिएक्शन कंडीशन ये चेंज कर दी, अब इसका ऑर्डर बताओ। आपको एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा, आपको मालूम करना ही पड़ेगा हाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, अब जैसे मैंने एग्जांपल कोड कर रखा है, HI नाम सुना हुआ है, गैस है। इसको अगर आप गोल्ड की सरफेस पर जो कैटालिटिक सरफेस का काम करती है, डेल्टा का मतलब समझते हो, पार्शियल हीटिंग करनी है, तो ये गोल्ड की सरफेस पर जब आप इसका डिकम्पोजिशन करते हैं तो ये रिएक्शन मेरे बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन आती है। क्या आती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन आती है। और इसी HI को अगर आप डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है,
गोल्ड की सरफेस नहीं है, कैटालिटिक सरफेस नहीं है, तो ये रिएक्शन मालूम चला सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। आप बोलोगे क्या हो गई? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो ये हमारे अलग अलग ऑर्डर आए एक ही रिएक्शन के, क्या रिएक्शन की कंडीशंस को चेंज करने से। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से रेट ऑफ रिएक्शन जो आप बात कर रहे थे वो तो हमने स्टडी किया, उसके साथ में जब ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन depends on experimental conditions. Yes, it's quite possible that order of reaction may change with reaction conditions. Okay, order of reaction can be determined. अब ये जो पार्ट जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि हम आरडीएस मेथड अगर पढ़ लें थोड़ा सा सिलेबस से बाहर जाकर, तो उससे हम उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। और अब मैंने भी बोला आपको, जब जेई मेन में प्रॉब्लम आ गई तो आपको तो वैसे भी पढ़ना पड़ेगा, तो सिलेबस के बाहर क्या और अंदर क्या, तो ये वैसे मैं हर साल बच्चों को पढ़ाता हूँ ईमानदारी से, तो आप मेरे साथ इसको पढ़ पाएंगे कोर्स के अंदर, लेकिन ये चैप्टर के हम एंड में बात करते हैं। उससे बच्चे ये सीख पाते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर डिफाइन होता है, और साइंटिस्ट जो मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर, अगर आप और मैं तो वास्तव में लेबोरेटरी में जाएंगे नहीं, एग्जाम में तो आप एग्जाम दोगे, तो किसी साइंटिस्ट का प्रपोज मैकेनिज्म आपके सामने पड़ा होगा, वो उसने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे दिया होगा, उससे आप ऑर्डर कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, वो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। ओके, तो इसका मतलब केवल इतना समझें कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर होता है। और एलिमेंटेशन का ऑर्डर कैसे निकल जाएगा? वेरी इजी, रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का आप क्या कर लीजिए, जो उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम कर लीजिए, वही आपका ऑर्डर होता है। कौन सी रिएक्शन में? लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन में। आप किसी भी रिएक्शन को मान लीजिए, अगर एग्जामिनर ने बोल दिया कि सर A+2B कन्वर्टिंग इनटू, सपोज ऐसे लिखा C, और बोलता है इसका ऑर्डर बताओ, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, सच बता रहा हूं मैं। आप कई बुक्स में बहुत उठपटांग कम लिखा होता है, मेंशन करना चाहिए या कम ही रह गई, या हो सकता है ऑथर से कोई मिस्टेक हो गई, कभी भी किसी इंसान से मिस्टेक हो सकती है, तो मेंशन करना चाहिए। अगर उन्होंने बोला एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आराम से आप बोलोगे 1 और 2 कॉफिशिएंट जोड़ दीजिए, तो आप बोलोगे सर इसका ऑर्डर 3 है। लेकिन कौन सी रिएक्शन बोली? एलिमेंट्री। उसने बोला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर बताओ। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम बिना एक्सपेरिमेंट करे ऑर्डर नहीं बता सकते, ये अपने माइंड में एकदम क्लियर 100% हो जाना चाहिए। और मैंने एक इंटरेस्टिंग बात क्या बोली आपको, कि अगर आप ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्लेम कर रहे हैं तो आप मुझे इसका मैकेनिज्म दे दो, मैं उससे रिएक्शन का ऑर्डर निकाल के आपको बता दूंगा। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर तो होता है लेकिन शक्ल पे नहीं लिखा होता, मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखकर आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते। यहां से यहां पर बात को बिल्कुल अच्छे से बिठा लीजिए, जेईई मेन से लेकर एडवांस तक, समझे? तो ये बात भी हो गई। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म पर आ रहे हैं मेरे बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही काम आएगी आने वाले समय में, और इसमें कई बच्चे ढंग से नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहे होते हैं। ये बहुत डिटेल पार्ट पर जाकर मैं आपसे बात कर रहा हूं, वेरी इंटरेस्टिंग, कि जैसे आप स्टार्टिंग में देखते हैं बच्चे 12-13 के, तो शुरू का पार्ट बड़ा उनको आसान सा लगता है, रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, समथिंग समथिंग, लेकिन ये वो थ्योरेटिकल पार्ट है जिस पर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की और बहुत साइलेंट मोड में, बहुत पीसफुल मोड में इनको पढ़ने की या समझने की जरूरत होती है। अब सवाल उठता है कि आपने एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, आप उसमें भी कुछ लैंग्वेज लिखी होती है। मॉलिक्यूलिटी ऑफ जो रिएक्शन है वो वास्तव में जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, जो आपकी सब्सटेंस है, वो एटम, मॉलिक्यूल, कैटायन, एनायन, ठीक है ना, वो फ्री रेडिकल, मतलब जिस भी फॉर्म में, वो कोई भी फॉर्म हो, रिएक्टिंग स्पीशीज के साइमल्टेनियस जो उनका कोलिजन होगा उसी से प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। अब वो कैटायन है, एनायन है, मैंने बोला एटम है, मॉलिक्यूल, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस काउंट करूंगा कितने पार्टिकल के कोलिजन से प्रोडक्ट बन गया। तो मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन इजी लैंग्वेज में जो आप बात कर रहे हैं वो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स बोल दीजिए इजी लैंग्वेज में, जिनके कोलिजन से प्रोडक्ट बन रहा होता है। सही मायनों में आप अगर एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इस पर ये बहुत ही आइडियली डिफाइन होता है। एलिमेंटेशन क्या बताया था? जिसमें रिएक्टेंट के कोलिजन से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। तो हर एलिमेंट्री रिएक्शन की अपनी एक यूनिक मॉलिक्यूलिटी होती है। आज तक जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस की मॉलिक्यूलिटी देखी गई वो 3 ही वैल्यू आई है मेरे बच्चों, 1, 2 या 3, 1, 2 और 3। अब मॉलिक्यूलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, और वो रिएक्टिंग स्पीशीज में भी एटम, मॉलिक्यूल, कैटायन, मैंने बोला आपको, उनके डायरेक्ट कोलिजन से प्रोडक्ट बनना चाहिए।
तो इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए हम वास्तव में, या एक एलिमेंट्री स्टेप के लिए हम वास्तव में मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन टर्म डिफाइन करते हैं। एक जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है मेरे बच्चों, उसमें कम से कम 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्री स्टेप्स होती हैं। अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैज 2 or more than 2 elementary steps and every elementary step has its own molecularity। मान लो मेरे बच्चों एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऐसे मान लीजिए 4 एलिमेंट्री स्टेप हैं, तो उसकी चारों एलिमेंट्री स्टेप में मैं देखूंगा कितने पार्टिकल्स कोलिजन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। उस एलिमेंट्री स्टेप में वो जो भी पार्टिकल है, मैंने बोला मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है कैटायन है एनायन है कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, जो भी है वो जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज है मैं उनको बस काउंट करूंगा। इसका एग्जांपल दूंगा मैं भी आपको, तो आप बोलोगे ये ठीक है सर, बताऊंगा मैं भी आपको इसको। तो पहले ये समझिए कि जब भी आप मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन डिफाइन करते हैं, इसमें सीधा सा मतलब है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कोलिजन से आपका प्रोडक्ट बना। आप बोलोगे ठीक है सर, सुनने में अच्छा लग रहा है, अब इसको समझना भी पड़ेगा। मान लो किसी वेसल में एटम मॉलिक्यूल है नहीं, तो रिएक्शन कहां से होगी यार? तो इसका मतलब मॉलिक्यूलिटी 0 कभी नहीं हो सकती है। आप ऐसे कैसे बोलते हैं कि मॉलिक्यूलिटी नेगेटिव होती है? नो नेगेटिव, अरे वेसल में नेगेटिव मॉलिक्यूल है, ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ भाई? रिएक्शन में 0 मॉलिक्यूल है, मतलब वेसल में 0 मॉलिक्यूल है, पॉसिबल ही नहीं है मेरे बच्चों कि रिएक्शन हो जाए। तो मॉलिक्यूलिटी कभी भी 0 नहीं होगी, कोई रैशनल फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होते हैं। मैंने पूछा बेटा रिएक्शन में कितने एटम है, आपने बोला 1.5। अरे 1.5 एटम क्या होता है यार? तो इसका मतलब कैटायन एनायन आधे नहीं होते हैं, या 1/4 हाफ, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे बच्चों। तो मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन कभी भी 0 नहीं होगा, नो फ्रैक्शनल वैल्यू। और इनफैक्ट आज तक दुनिया में मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन की 3 ही वैल्यू मिली है, 1, 2 और 3। जहां 1 मिलेगी उसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन, जहां 2 मॉलिक्यूल होंगे बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन, जहां 3 मॉलिक्यूल होंगे बोलेंगे ट्राई मॉलिक्यूलर टर मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शंस पर आइडियली ये टर्म डिफाइन होती है। अब आप बोलोगे क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलर टर्म डिफाइन नहीं होती? नहीं, मॉलिक्यूलिटी हैज नो मीनिंग फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितनी एलिमेंट्री स्टेप, मान लो 3 एलिमेंट्री स्टेप है, तो उसके तीनों एलिमेंट्री स्टेप के लिए मॉलिक्यूलिटी डिफाइन होगी। वो आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म बताना पड़ेगा। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन मींस हाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वेरियस स्टेप्स, वो आपको बताने पड़ेंगे। कौन रिएक्टेंट है, कौन से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बने, किस तरीके से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं हम स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन के प्रोग्रेस को आप बताइए, उसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो वो अभी मैं एक एग्जांपल कोड करूंगा आपको, तो आराम सुनिएगा। अभी दिमाग में रखिए कि मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन मे बी 1, 2 और 3, नो 0 वैल्यू पॉसिबल, नो नेगेटिव, नो फ्रैक्शनल वैल्यूज पॉसिबल। क्योंकि तो पार्टिकल का नंबर काउंट कर रहे हो आप, पार्टिकल नेगेटिव कैसे होगा यार? एटम आधा कैसे होगा भाई? ठीक है, मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन ग्रेटर देन 3 इज नेवर ऑब्जर्व्ड। आज तक किसी भी साइंटिस्ट ने, जितना मुझे ध्यान है, या कोई हम जो लिटरेचर वगैरह होते हैं उनमें कहीं क्लेम नहीं किया है कि मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो 4, 5, 6 समथिंग आया है। नो, ऑर्डर रिएक्शंस के बहुत हाई आ चुके हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। मॉलिक्यूलिटी की 3 ही वैल्यू है बस। आप बोलोगे 3 ही है? यस, आगे जाके बताऊंगा क्लासेस में कि क्यों 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत सिंपल करता हूं मैथ्स की लैंग्वेज में, बहुत जल्दी समझ में आएगा। एक वेसल है, उसमें गैसियस रिएक्शन हो रही है मेरे बच्चों, तो 2 मॉलिक्यूल आपस में आकर स्ट्राइक करें, इसकी प्रोबेबिलिटी है। एक मॉलिक्यूल जो घूम रहा है वो कंटेनर की वॉल पर जाकर स्ट्राइक करे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, पॉसिबिलिटी है। 3 मॉलिक्यूल एक साथ कोलिजन करें और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है मेरे बच्चों। तो ट्राई मॉलिक्यूलर या टर मॉलिक्यूलर जो एलिमेंट रिएक्शन है बहुत कम होगी। 4 मॉलिक्यूल स्पेस में आकर कोलिजन करें और प्रोडक्ट में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएं, ऐसा होता नहीं है। इसके बारे में काइनेटिक्स में जब हम मिड पार्ट क्रॉस कर जाएंगे तब आपको इसकी फील दिलाऊंगा, जहां पर मैं ओरिएंटेशन और एनर्जी रिक्वायरमेंट के आपसे डिटेल में बात करूंगा। तो इजी लैंग्वेज में 4 मॉलिक्यूल के एक साथ कोलिजन से प्रोडक्ट बन जाए, यूनिवर्स में मेरे पास तो कम से कम ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है। आपके पास हो, कोई ऑनरेबल पर्सन ने ढूंढा हो कभी, तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको थैंक यू बोलूंगा। लेकिन हाल फिलहाल नहीं, आईआईटी के हिसाब से स्टैंडर्ड थ्योरी रहेगी, वो आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन नेवर बी 0 और फ्रैक्शनल, जो मैंने आपको बता दिया। ये जितना भी पार्ट लिखा हुआ है, ये जब आप मेरे से कोर्स में पढ़ेंगे तब भी लिखवाऊंगा। लेकिन खास बात क्या है कि ये आप अभी से याद रखें और आपके नोट्स में होने चाहिए। एक एक स्टेटमेंट जेईई मेन या एडवांस की थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आने के लायक है। बहुत क्लियर आपको हर चीज बुक में मिलेगी, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। तो ये आपकी हेल्प करेंगे। और मेन चीज होती है अंडरस्टैंडिंग का लेवल डेवलप होना चाहिए। आप
दुनिया भर की जो नॉर्मल बुक्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा उनमें कई जगह बहुत कंफ्यूजन टर्म है, कुछ भी कोई क्लेम कर देता है, अच्छा नहीं लगता है ना। तो होल लाइफ लर्निंग प्रोसेस सीखो पहले, उसके बाद में लिखें अपन, है ना। तो ये मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन पर अपने को ध्यान देने की बात है। अब हम अगर आगे बढ़ें तो इसमें मैं एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूलिटी हैज नो मीनिंग फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन तो आपको मालूम है, मैंने बोल चुका हूं, सीधा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा, नो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म, सिंगल स्टेप रिएक्शन। आप बोलो बात समझ में आ गई। मल्टी स्टेप्स रिएक्शन होती है कौन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उसकी मल्टी स्टेप्स की, अलग अलग स्टेप की आप मॉलिक्यूल डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलिटी का कोई मतलब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जितने मॉलिक्यूल आप स्टोइकियोमेट्री में शो करोगे उनके डायरेक्ट कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बना। ये मैं आपको बड़े आराम से, इत्मीनान से एग्जांपल लेकर अभी बताऊंगा, आज ही बताऊंगा, वेट करें। उससे पहले अपने बेसिक्स को और स्ट्रांग बनाएं। आप बोलो क्या बनाएं सर? जब भी आप यूनिमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन क्लेम करोगे मेरे बच्चों, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी। एक मॉलिक्यूल है ए, मान लो गैस का मॉलिक्यूल कंडक्टर की वॉल पर स्ट्राइक कर रहा है, या थर्मली डिकम्पोज हो रहा है, हो सकता है कोई सॉलिड हो, लिक्विड हो, थर्मल डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन। अब तुम्हारा वर्ड आ गया एलिमेंट्री। अब बोलोगे हाँ सर आ गया। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक, एलिमेंट्री का मतलब सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका ऑर्डर कितना हुआ, 1। इसमें कितना मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है? आप बोलोगे सर 1। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो हम इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलिटी बोलेंगे 1 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या बोलेंगे, 1। काम की बात, जब आप एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर ही रहे हैं तो डेफिनेटली इसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी बराबर होगा। कभी कंफ्यूजन के लिए जगह है ही नहीं हमारे पास। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट सिखाया था पहले, थोड़ी देर पहले। एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्शियल ऑर्डर या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम पार्शियल ऑर्डर के सम के बराबर होता है। तो ये जो लिखा होगा वो तो हमेशा बराबर आने वाला है, टेंशन फ्री मामला है। और देखो मेरे बच्चों, बाई मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बाई मतलब दो। सपोज 2x कन्वर्टिंग इनटू y प्लस जेड, एक जैसे मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। या फिर मेरे बच्चों ऐसा कुछ हो रहा हो, a प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू c। अगर एग्जामिनर क्लेम कर रहा है दिस रिएक्शन इज बाई मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि ए और बी के कोलिजन से C बन गया। तो आप आराम से बोलिए कि सर इन दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है, तो उनका सम कर दीजिए। और ए और बी दो मॉलिक्यूल हैं या एटम है, व्हाटएवर, इनकी रिएक्शन हुई है, तो ऑर्डर और मॉलिक्यूल इनका 2 आएगा। वो तो एलिमेंट्री क्लेम कर रहे थे, मैंने समझाया, दिमाग पे जोर ही मत डालो, दोनों बराबर होने वाले हैं। फिर एक और होता है, वो है टर्मोलिक्यूलर। टर्मोलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन, सपोज 2a प्लस, ऐसे लिखा आपने x कन्वर्टिंग इनटू 3z सपोज, और आप क्लेम कर रहे हैं कि ये ट्राई मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो ट्राई मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब हो गया सर इसमें 3 मॉलिक्यूल, 2 A के और X का एक मॉलिक्यूल डायरेक्ट कोलिजन करके प्रोडक्ट बना, डायरेक्ट, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। तो फिर इसकी मॉलिक्यूलिटी अब कितनी हुई सोचो? आप बोलोगे 3 हुई सर, एक तो X, 2 पार्टिकल A के, 3। वेरी सिंपल। तो ट्राई मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन इज ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। वेरी सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ओके, अब मैं जहां पर बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, या उनको समझ में नहीं आता है कि सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर नहीं होता है, या कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर तो आप बोलो निकालना सिखाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलिटी नहीं होती। कई बच्चों को इसकी फील नहीं आती है। फील कर लो, फील करिए, अब आएगा इसे आपको समझ में। बहुत सिंपल मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। आप बोलोगे बहुत बढ़िया बात है सर, क्या लिखा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में? a प्लस 3b कन्वर्टिंग इनटू c प्लस d। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि इन मॉलिक्यूल्स के a के एक मॉलिक्यूल और b के 3 मॉलिक्यूल के डायरेक्ट कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। कैसे बन रहा है? उसके लिए हमारे एग्जामिनर ने हमको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन प्रपोज किया, या आपको थ्योरी समझने के लिए आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो मैं यहां जो लिख रहा हूं या एज्यूम कर रहा हूं वो ये कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 एलिमेंट्री स्टेप्स। क्या बोला बेटा? 3 एलिमेंट्री स्टेप्स। तो एलिमेंट्री स्टेप नंबर 1 में आराम से देखिएगा, a प्लस 3b लिखा है आपने, तो ये रिएक्शन कैसे हो रही है? ये प्रपोज किया गया है कि a का एक मॉलिक्यूल और b का एक मॉलिक्यूल पहले कोलिजन करके x प्लस वाई बना रहे हैं। आप बोलोगे x प्लस वाई तो हमारे प्रोडक्ट साइड पर है ही नहीं, तो कॉमन सेंस, ओसी भी पढ़ते हो आप, इन्हीं को बोलते हैं हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट।
तो x और y both are intermediate product as far concern of this complex reaction. Next step, a plus b का एक मॉलिक्यूल कंज्यूम हो गया बेटा, दो भी बच रहे हैं. फर्दर ये x दो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में से एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट x b से रिएक्ट करके z और c बना रहा है. हाँ बोलो क्या बना रहा है? z और c बना रहा है. ये भी ठीक है. तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री स्टेप 2 और मॉलिक्यूल 2 क्यों लिखा है? सोचो, ये आपको सोचना है. आगे सोचो फिर क्या हो रहा है. फर्दर ये z जो था वो आपका फिर रिएक्ट कर रहा है. गौर से देखो, x यहां कंज्यूम हो गया, y बच रहा है, तो z प्लस y और b का एक पार्टिकल बच रहा है. या अगर मोल्स की टर्म बात करें तो 1 और 1 2 मोल्स कंज्यूम हो चुका है, b का 1 मोल रिमेनिंग है मेरे बच्चों. तो z और y और b रिएक्ट करके फाइनल d बना रहे हैं. मैं आराम से इस रिएक्शन के तीन स्टेप के पार्ट को ऐड कर रहा हूं. तो गौर से देखो, x कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया, z कैंसिल हो गया, a प्लस 3b कन्वर्टिंग इनटू c प्लस d. बहुत इजी लैंग्वेज में आपके पास रिएक्शन से पहले जितने एटम्स हैं, ठीक है, उतने ही एटम्स आपके पास रिएक्शन के एंड में उन सब्सटेंसेस के होते हैं. ये आप बहुत इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं. तो ये जो a प्लस 3b था उसको हम ऐसे बोलेंगे कि वो 3 स्टेप में ऐसे कंज्यूम हुआ है. अब बोलोगे तो अच्छा लग रहा है सर. अब सुनो जो मैंने कहा था, अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन. ये 3 स्टेप हो गई. एवरी मल्टी स्टेप, एवरी एलिमेंट्री स्टेप हैज इट्स ओन मॉलिक्यूलिटी. आप बोलोगे ये भी ठीक है. इसमें कितने पार्टिकल है बस काउंट करना है, 1 और 1 2, इसकी मॉलिक्यूलिटी हो गई. एलिमेंट्री स्टेप में क्या सिखा रखा है? पार्शियल जो आपका ऑर्डर है वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सम के बराबर होता है. तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री स्टेप 2, मॉलिक्यूलिटी भी 2. इसमें कितने पार्टिकल नजर आ रहे हैं मेरे बच्चों? आप बोलोगे इसमें भी 2 नजर आ रहे हैं, ये भी 2. लेकिन आप नेक्स्ट पार्ट में जब देख रहे हैं तो यहां पर z, y और b हैं. 3 पार्टिकल हो गए ना मेरे बच्चों. अब इस रिएक्शन के लिए x रिएक्टेंट है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मेरा कि x पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था, बन गया ना वेसल में, वो एक सब्सटेंस है जो एग्जिस्ट कर रहा है. वो x इस रिएक्शन का रिएक्टेंट है. इस रिएक्शन के 3 रिएक्टेंट हैं, b जो पहले था और z और y जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट स्टेप 1 2 में बने. अब 3 पार्टिकल के रिएक्शन से फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है. तो इसमें पार्टिकल गिनो 1 2 3. तो हम ऐसा बोलते हैं कि एलिमेंट्री स्टेप जो 3 है उसकी मॉलिक्यूलिटी 3 है और उसका ऑर्डर भी 3 होगा. तो हर एलिमेंट्री स्टेप की ऑर्डर उसकी मॉलिक्यूलिटी के बराबर होगी. अब जो इंटरेस्टिंग बात है वो मैंने बोला कि अगर आप एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए तो मैं आपको चैप्टर के बिल्कुल एंड में थोड़ा सा जो सिलेबस मेंशन है वहां से जाके सिखाऊंगा कि हाउ वी कैन इंटरप्रेट ऑर्डर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर बिल्कुल होता है सर, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलिटी डिफाइन नहीं होती. क्यों? क्या कहा था आपने? वो रिएक्टिंग स्पीशीज जिनके साइमल्टेनियस कोलिजन से या इजी लैंग्वेज में डायरेक्ट कोलिजन से प्रोडक्ट बन जाएगा, तो आप इसकी मॉलिक्यूलिटी को 4 नहीं बोल सकते हैं. एक बच्चा बोलेगा सिर्फ प्लीज मान जाओ ना सर, ए के 1 पार्टिकल, बी के 3 पार्टिकल. नो बेबी नो. मैं क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि ए का 1 पार्टिकल और बी के 3 या 3 पार्टिकल जो है इनके डायरेक्ट कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बना है. जहां जहां कोलिजन से प्रोडक्ट बनते जाएंगे 2 2 3 ऐसे डिफाइन करते हैं. तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर मान लो 8 एलिमेंट्री स्टेप है. हर एलिमेंट्री स्टेप की मॉलिक्यूलिटी कुछ ना कुछ होगी, और वो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी. मैंने आपको सिखाया पार्टिकल लेफ्ट हैंड साइड पर 1 भी नहीं है, प्रोडक्ट कहां से बन जाएगा? तो मॉलिक्यूलिटी कम से कम 1 होगी हर एलिमेंट्री स्टेप की. तो जो देखा गया है, जो ऑब्जर्वेशंस में आज तक आया है, वो जनरली 1 2 या 3 होते हैं मेरे बच्चों. क्या होते हैं? 1 2 या 3 मॉलिक्यूलिटी होती है हर एलिमेंट्री स्टेप की. तो सही मायनों में अगर जी एडवांस के साथ समझ रहे हैं तो मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन किसी एलिमेंट्री स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन होने वाली टर्म है. एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए यह टर्म डिफाइन नहीं होती है. तो अब तक आपको 100% समझ में आना चाहिए कि सर इसकी मॉलिक्यूलिटी 4 डिफाइन क्यों नहीं की जाती. ये गलत बात है अगर आप इसकी मॉलिक्यूलिटी को 4 बोलेंगे. और तो और कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है, मान लो कुछ गलती से लिख देते हैं बेचारे ऑथर, या जीके की कमी है थोड़ी सी. मान लो ऐसे लिखा 3y कन्वर्टिंग इनटू 4z कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन है. अरे यार एलिमेंट्री बोलोगे तो इसका मतलब होगा कि x के 2 पार्टिकल y के 3 पार्टिकल से रिएक्ट कर रहे हैं. आज तक दुनिया में 5 मॉलिक्यूलिटी को रिएक्शन मिली ही नहीं है ही नहीं. रिएक्शन के मैकेनिज्म को जो साइंटिस्ट प्रपोज करते हैं उसमें भी आपकी उस एलिमेंट्री स्टेप की मॉलिक्यूलिटी 3 ही वैल्यू देखी गई हैं, बस 1 2 या 3. तो हम ये क्लेम कर रहे हैं कि जो भी हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है
उसके लिए मॉलिक्यूलिटी का कोई मीनिंग नहीं होता है। मॉलिक्यूल डज नॉट मेक एनी सेंस फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए टर्म डिफाइन नहीं है, या आपको डिफाइन नहीं करनी चाहिए, ये आपको अब तक समझ में आना चाहिए। हाँ, उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितनी एलिमेंट्री स्टेप होंगी, उन एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए आप मॉलिक्यूल डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो कंक्लूजन क्या है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर हो सकता है। वो कैसे होता है वो मैंने बोला एक्सपेरिमेंट करके निकलेगा कॉम्प्लेक्स का, लेकिन मैंने बताया कि थ्योरेटिकली भी कैसे निकलेगा, प्रपोज मैकेनिज्म से। उसके लिए आरडीएस मेथड पढ़ना पड़ेगा, वो मैं आपको, मैंने कहा मैं थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा जाके बताऊंगा, ये अभी मैं 2 बार बोला हूं, लेकिन वो आपको लेक्चर के चैप्टर के बिल्कुल एंड में बताएंगे, क्योंकि अब जेईई मेन में क्वेश्चन में आ गया तो वैसे भी सीखना चाहिए, और जीके के लिए बहुत अच्छा होता है, उससे आप सीख जाते हो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर होता है ऐसा। और ये भी सिखाऊंगा कि कैसे वो ऑर्डर जो है वो आपका चेंज होकर आता है। चेंज होकर मतलब जो आप पढ़ते हो फ्रैक्शनल हो सकता है, या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, वट वो आपको देखने का मौका मिलेगा। तो अब हमारे लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो नॉर्मल बुक्स में पढ़ के क्लियर नहीं होते, कंफ्यूज होता है बच्चा, वो अब तक क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, आप क्योंकि 11th से 12th क्लास में अभी आए हैं, तो ये चैप्टर आपके काम का है, 12th क्लास में है मेरे बच्चों। या आप अगर रिपीट करना चाहते हैं, वो बच्चे जो 12th पास कर चुके हैं, जिनको लगता है कि उनके एफर्ट्स में कमी रह गई और वो जेईई मेन और एडवांस दोनों क्रैक करना चाहते हैं, तो उनको मेरी सजेशन ये है कि देखो भाई, तुमने ड्रीम साल 2 साल पहले देख रहे थे इंजीनियर बनने का, या और पहले देख रहा था, एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन एफर्ट प्रॉपर लगने चाहिए। अगर तो इसको हम बोलते हैं ड्रीम कंप्लीट हो गया। हमेशा बोलता हूं बच्चों को, अब आपकी प्लानिंग करने में आपकी हेल्प करता है, सबसे बड़ा जो है वो हेल्प करते हैं आपके ऑनरेबल गुरु, टीचर, या आप कोच बोल रहे हैं, जो आप स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में बोलना चाहें, स्टडी की लैंग्वेज में गुरु। अगर बहुत अच्छे संस्कार हैं, मैं मानता हूं सभी बच्चों के बहुत अच्छे संस्कार होते हैं, तो वो आपके जो ऑनरेबल सर आपको पढ़ाते हैं, उनकी वो आपके आपके लिए एक तरीके से प्लानिंग करने में बहुत हेल्प करते हैं। वो आपको बताते हैं किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो प्लानिंग आपकी खुद की और सर की मिलकर बनती है, फैमिली मेंबर्स भी उसमें हेल्प करते हैं, लेकिन डिफिकल्ट टास्क होता है एग्जीक्यूशन। ऑलवेज रिमेंबर, एग्जीक्यूशन इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क। प्लानिंग भी मैं कर सकता हूँ, ड्रीम देखना बड़ा आसान काम है, उसको हकीकत में कन्वर्ट करने में, एग्जीक्यूट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो आप क्योंकि ऑनलाइन पढ़ेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जिस रेट में आप पिज्जा बर्गर पिक्चर हॉल में जाके अपना टाइम खराब कर देते हैं मेरे हिसाब से, या अपनी हेल्थ को मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली डैमेज करने की कोशिश करते हैं, उतने पैसे में घर बैठे आपको वो सब चीजें पढ़ने को मौका मिलेंगी जो आपको जेईई एडवांस में रैंक 1 तक दिलवा सकते हैं। मैं और मेरे जो साथी ऑनरेबल फ्रेंड्स, मेरे रिच एक्सपीरियंस है, बहुत सीनियर हैं, आप हमारे एक्सपीरियंस का फायदा उठाइएगा। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको कैरियर विल ने प्रोवाइड की है। और उसके अलावा आपको जो ध्यान देना है, वो क्या ध्यान देना है कि अब क्योंकि आप थोड़े मैच्योर्ड हो चुके हैं, 10वीं से 11वीं में नहीं, आप 10 से 11th हैं, 11 से 12th मूविंग है, 12th पास होने वाले होंगे, 12th का रिजल्ट आ जाएगा अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो। ऐसे सिचुएशन में हमें बहुत एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत है, जो कम समय में हमको, कम का मतलब है यहाँ पर जेईई के एग्जाम से पहले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें अच्छे से करवा दें। अच्छे से का मतलब होता है कि जहां डिफिकल्ट पार्ट हो आराम से बताया जाए, जहां इजी हो वहां तेज चला जाए। 12th और 13 में हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी 11th क्लास के बच्चों का टाइम ज्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहां बिल्डिंग अपॉन सॉलिड फाउंडेशन हो रहा होता है। तो फाउंडेशन अब आपका बन चुका है, राइट। तो अब हमारे साथ में पढ़िए और अपने फ्यूचर को बहुत ब्राइट बनाने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। माई बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, माई बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, ऑलवेज ऑलवेज, राइट। लेकिन मैं मानता हूं कि आपको बहुत अच्छे इंजीनियर बनने के लिए ऑनलाइन में डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी होता है। डिसिप्लिन के बिना सक्सेस मिलना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। ऑनलाइन में मैंने देखा है काफी बच्चों की सिंसिटिविटी का लेवल बहुत डाउन होता है, वो कुछ रिकॉर्डिंग देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, होमवर्क टाइम पे नहीं करते हैं, क्लासेस को टाइम पे ज्वाइन नहीं करते हैं। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि नहीं, आप बिल्कुल ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन में भी अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट लगाएं और हमारे एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं। और जो कैरियर विल ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, जो निशांत भैया ने आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, अपने फ्यूचर को बहुत ब्राइट फ्यूचर में कन्वर्ट करने की, उसका एडवांटेज लें आप, ठीक है। तो माई बेस्ट विशेस अगेन फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।